हेलो एवरीवन। तो इस कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि जेजो आइलैंड में एक लड़की रहती है जिसका नाम एसन है। वो 9 साल की है। वो समुद्र किनारे खड़ी होकर अपनी माँ को बार बार आवाज़ें दे रही थी कि जल्दी बाहर आओ, आज मैंने कुछ स्पेशल अचीव किया है, वो देखो तो सही। लेकिन उसकी माँ थी कि बाहर आ ही नहीं रही थी। वो गोताखोर थी और नीचे सिप्पियाँ तलाश करके ही वो पैसे कमाती थी और अपना गुजारा चलाती थी। एसन अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनका समय ही मांगती रहती थी, लेकिन वो हमेशा काम में मसरूफ़ रहती थी और उसे टाइम ही नहीं दे पाती थी। वो बहुत मुश्किल से सिप्पियाँ इकट्ठी करती थी और इसी से ही उनके घर का गुजारा चलता था। एक एसन थी जो कि हमेशा अपने माँ के पीछे पीछे ही रहती थी और कोई था जो एसन के पीछे पीछे रहता था, और वो था उसके स्कूल का एक लड़का जिसका नाम ग्वानशिक था। उसे देखकर लगता था कि शायद बचपन से ही उसका दीवाना हो चुका है, लेकिन एसन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी, टॉप की स्टूडेंट थी, जबकि ग्वानशिक वो एक नंबर का नालायक। अब एसन अपनी मॉम के साथ उसी के ही घर की तरफ चली जाती है। एक्चुअली एसन और उसकी मॉम अलग अलग घर में रहते थे। एसन के डैड की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद उसकी मॉम की एक और जगह शादी कर दी गई थी। वहाँ पर उसके 2 बच्चे थे और वो अपने उसी पति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती थी। एसन बार बार कहती थी कि माँ मुझे इसी घर में रखो, मैंने तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन उसकी माँ उसके साथ हमेशा जवाब में रूडली बिहेव करती थी और कहती थी कि वो अमीर परिवार के लोग हैं, यहाँ पर तुम क्या करोगी, नौकरानी बनकर रह जाओगी। वो लोग तुम्हें पढ़ाएंगे भी, स्कूल की फीस भी अफोर्ड कर सकते हैं और तुम्हें अच्छा खाना भी खिला सकते हैं, इसलिए यहाँ ना रहा करो। आज भी वो डांट टपट करके किसी तरह से गुस्सा करके उसे घर से निकाल देती है ताकि वो अपनी दादी के घर जाकर रहे। वो हमेशा जुबान से उस पर गुस्सा करती थी, लेकिन दिल में उससे बहुत प्यार करती थी और ये सब कुछ उसके भले के लिए ही कर रही थी। इतने में उसका निकट्टू पति भी आ जाता है जो उसे दिखाता है कि देखो तुम्हारी बेटी यहाँ पर क्या छोड़ कर गई है। उसने एक पोइम लिखी थी जिस पर उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और वो पोइम क्या थी, जैसे ही उसकी माँ पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो सोच रही थी कि उसकी बेटी अमीर घर में रहती है तो सुकून की ज़िंदगी गुजार रही होगी, लेकिन वहाँ पर उसकी ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। ना उसे खाने पीने को ढंग से मिलता था, बल्कि उसका चच्चा हमेशा उस पर गुस्सा करता रहता था। उससे घर के सारे काम कराए जाते थे, नौकरानियों की तरह रखा जाता था और उसे नीचा भी देखा जाता था क्योंकि वो एक लड़की थी। लेकिन ऐसे में सिर्फ एक ग्वानशिक था जो उसका ख्याल रखता था। ग्वानशिक की फैमिली फ़िश बेचा करती थी। वो लोग 5 फ़िश ऑर्डर कराते थे, लेकिन वो एक छठी फ्री में देकर जाता था क्योंकि उसे पता था कि चच्चा ऐसे तो फ़िश देगा नहीं एसन को, तो फ्री वाली शायद उसे मिल जाए। अब एसन की माँ गुस्से में तड़कती भड़कती हुई आती है, अपने साथ बहुत सारी फ़िश भी उठाई हुई थी। उनके घर में आती है, फ़िश फेंकती है, तोड़ फोड़ करती है और उनसे कहती है कि तुम लोग मेरी सोच से भी नीचे निकले हो, ये तुम लोगों का अपना खून था और इसकी तुम लोग सुरक्षा नहीं कर सके। एक्चुअली दादी तो अब बूढ़ी हो गई थी और घर पर सिर्फ चच्चा की चलती थी। तो अब एसन की माँ उनके घर पर थूकती हुई अपनी बेटी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। एसन बहुत खुश होती है। वो कहती है कि माँ मैं हमेशा से यही सपना देखती थी कि तुम्हारे साथ रहूँगी। उसकी माँ उससे कहती है कि हाँ मेरा भी एक सपना है और वो ये है कि तुम मेरी जैसी ज़िंदगी ना गुजारना, तुम एक बेहतर ज़िंदगी गुजारना। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगी, तुम एक बड़ी ऑफिसर बनना। वैसे तो एसन अपनी माँ के घर आकर बहुत खुश रह रही थी। उसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से ही तो था। लेकिन इतने में उसकी छोटी सी लाइफ में एक नन्ही मुन्नी सी टेंशन आ जाती है और वो ये थी कि उसके टीचर ने स्कूल के इलेक्शन में धांधली करी है। एक अमीर घर के लड़के को जो कि सेकंड आया था उसे एसन की जगह स्कूल का प्रेसिडेंट बना दिया था और एसन जो कि प्रेसिडेंट होना डिजर्व करती थी उसे सिर्फ मॉनिटर बनाया था। एसन इस सब की वजह से बहुत रोती है और उसकी माँ जो सारा दिन मेहनत करती थी, इतना कुछ बर्दाश्त करती थी, उसे अपनी बेटी का रोना बर्दाश्त नहीं होता। वो सोचती है कि इस सब का ज़रूर कोई हल निकालेगी और इसीलिए वो किसी के खेत में जाकर हल चलाती है सारा दिन और इसके बदले उस लेडी से वो सिर्फ और सिर्फ एक नेकलेस मांगती है। उसके बाद अपना एक ही बढ़िया सा सूट था जो वो पहनती है और वही नेकलेस लगाकर और कुछ गिफ्ट्स लेकर उसके स्कूल में पहुँच जाती है। वो ये नहीं चाहती थी कि एसन के स्कूल वाले उसे नीचा देखें। उसने अपनी लुक्स ऐसी बनाई थी कि जैसे वो किसी अमीर परिवार से है और इसके साथ ही वो बहुत ढंग से और समझदारी से उसके टीचर से बात करती है, उन्हें एक गिफ्ट भी देती है और किसी न किसी तरह से कन्विंस कर ही लेती है कि वो इलेक्शन में रिगिंग की बजाय उसकी बेटी को ही प्रेसिडेंट बनाए। उसने अपनी सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए गुजारी थी, लेकिन अपनी बेटी के नाम पर वो ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और ऐसा ही होता है। वो एसन को यही सिखाती है कि तुमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तुम्हारी माँ जिंदा है, जो तुम डिज़र्व करती हो तुमने वो हासिल करने के लिए हमेशा लड़ना है।
लेकिन एसन बेचारी की किस्मत खराब थी और उसकी माँ की तो उससे भी ज्यादा। उसे पहला पति जो मिला था वो तो बीमार था, दूसरा एक नंबर का निखट्टू, कुछ भी नहीं कमाता था। वो गोताखोरी करती थी और इसी बीच उसके फेफड़ों में कोई इशू आ गया था और अब वो ठीक से सांस नहीं ले पाती थी। उसे डॉक्टर्स ने मना किया था कि अब तुम समुद्र के करीब ना जाओ, लेकिन इसके अलावा तो वो कोई काम भी नहीं जानती थी। अपने बच्चों का पेट कैसे पालती, ये सब देखकर एसन बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों के सामने नजर आ रहा था कि उसकी माँ इस दुनिया से जाने वाली है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। पर इस सब के बीच वांशिक था जो उसके पीछे पीछे रहता था, उसका साया बनकर, उसकी ढाल बनकर। वो रोती थी तो रोता था, वो हंसती थी तो हंसता था। एसन उससे कहती है कि क्यों मेरे आगे पीछे रहते हो, क्या मुझ पर दया खाते हो जो मेरे लिए खाना लेकर आते हो? तो वो उससे कह दिया करता था कि अगर दया खाता तो किसी भिखारी को देता, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। और फिर एक दिन एसन की मॉम रात को उसे उठाती है। उसके लिए उन्होंने एक बहुत बढ़िया सा खाना बनाया हुआ था, उसे अपने हाथों से खिलाती है और फिर उससे कहने लगती है कि मेरी एक बात मानो, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो इस घर में ना रहना, अपनी दादी के घर जाना। उन्हें किसी तरह से कन्विंस करना कि वो तुम्हें स्कूल में आगे पढ़ाएं और तुम अपने सपने जरूर पूरे करना। और हाँ, गोताखोर तो कभी भी ना बनना और इस घर में बिना ठहरना। मेरा पति एक नंबर का निकम्मा है, तुम यहाँ रही तो अपने छोटे बहन भाइयों की नौकरानी बनकर रहोगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। और बस इसी तरह से बहुत सारी नसीहतें करने के बाद वो इस दुनिया से चली जाती है। और एसन वो आंसुओं में डूबी हुई अपनी माँ की फोटो के सामने बैठकर उन्हें याद करती रहती है। और इस लम्हे में भी उसके सामने ग्वानशिक था जो उसको देखकर फूट फूट के रोता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसका भी कोई अपना इस दुनिया से चला गया हो। अब मॉम के कहे के अकॉर्डिंग एसन वहाँ से जाना तो चाहती थी, लेकिन उसका बाप बहुत चालाक था। सौतेला बाप उसे बातों में बहलाकर रोक लेता है, छोटे बहन भाइयों की शक्ल दिखाता है कि ये भी तो तुम्हारा ही खून है, तुम्हारी माँ की आत्मा तड़प रही होगी, इनको कौन संभालेगा, मैं तो कमाने के लिए जा रहा हूँ। उससे खेती में काम भी कराता था और उससे ये झूठा वादा किया हुआ था कि मैं तुम्हारे कॉलेज की सारी फीस भरूंगा। तुम्हारी दादी और तुम्हारे चाचा ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। वो भी बेचारी लालच में आ गई थी, स्कूल में पढ़ती भी थी और बाद में घर में आकर छोटे बहन भाइयों का ख्याल करती थी, खेती का काम भी करती थी, लेकिन इस सब में उसका कोई बराबर का साथ देता था, वो ग्वानशिक था। बस इसी तरह से दिन गुजरते जा रहे थे, दिन सालों में बदल चुके थे। ग्वानशिक पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था, जबकि एसन वो बहुत अच्छी थी। ग्वानशिक हमेशा अपनी फिश की शॉप उसकी वेजिटेबल शॉप के बाजू में ही खोलकर बैठा होता था और जैसे ही कोई कस्टमर आता था तो उसको खुद ही डील करता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय एसन को पढ़ाई के लिए मिल सके। एसन बेशक उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती थी, उसे ज़रा भी भाव नहीं देती थी, लेकिन वो उसके आगे पीछे घूमता रहता था। हर कोई उसका मजाक भी उड़ाता था कि अच्छे भले मछेरों के परिवार से है, फिर भी इस गरीब सी लड़की के आगे पीछे फिरता है। और उस लड़की के नखरे देखो, उसने तो कभी इसे घास भी नहीं डाली। लेकिन ग्वानशिक का प्यार तो जैसे इस दुनिया में सबसे निराला था, उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फर्क किसी को बहुत पड़ता था और वो थे ग्वानशिक की दादी, जो कि एसन को सख्त नापसंद करती थी। उसे ऐसा लगता था कि इसकी माँ का साया आज तक इसके साथ है और जो बीमारी इसकी माँ को हुई थी वो जवानी में मर गई थी, हो सकता है इसको भी हो सके और ये मेरे पोते से दूर ही रहे। वो अक्सर बाजार में भी पहुंच जाती थी उसकी पिटाई लगाने के लिए, लेकिन ग्वानशिक हमेशा एसन को बचा लेता था, उसकी ढाल बन जाता था। एसन भी जाते जाते चिल्लाते हुए कहती थी, मैं इसके पीछे नहीं फिरती, अपने पोते को संभालो, यही मेरे पीछे फिरता है। लेकिन फिर भी ग्वानशिक उसे कुछ भी नहीं कहता था। वो उसे चिढ़ाती भी बहुत थी, उससे कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो इसीलिए मेरे आगे पीछे हो ना, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मेरा टापू पर रहने को मन नहीं करता, मैं तो किसी सोल के लड़के से शादी करूंगी। लेकिन वो जवाब में कुछ भी नहीं कहता था। जब उसे ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करती है, उसे डांटती है, तो वो इतना ही बोलता है कि अगर तुम्हें कोई सोल का ही लड़का चाहिए तो उसी की ही पॉकेट में हाथ क्यों नहीं डालती, मेरी पॉकेट में हाथ रख के सारा दिन घूमती हो। और फिर इसी के साथ ही ग्वानशिक पहली दफा उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन निशाना गलत हो गया था। और फिर फाइनली वो अपने प्यार का इजहार भी कर देता है, कहता है कि जब भी तुम बोलती हो तुम्हारे लिप्स इतने सुंदर लगते हैं, लिपस्टिक इतनी क्यों लगाती हो। और वो भी कह देती है, तुम्हारे लिए तो लगाती हूँ कि कभी तो तुम मुझ पर नजरें गर्म करोगे और अपने प्यार का इजहार भी करोगे। 10 साल से मैं इस किस का इंतजार कर रही थी। एक्चुअली वो उसे जानबूझकर प्रोवोक करती थी कि मुझसे पहले अपने प्यार का इजहार करे और फाइनली ग्वानशिक ने कर भी दिया था। वो बहुत खुश घर जाती है, लेकिन लगता है कि उसकी खुशी को नजर लग गई थी। वो जैसे ही घर पहुंची थी तो पता चलता है कि उसके सौतेले बाप का एक यंग सी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। उसके सौतेले बाप की एक और पत्नी अब उसके घर में आ चुकी थी, लेकिन वो किसी हालत में भी एसन को वहाँ बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। वो बार बार लड़ती थी और उसने वहाँ पर एसन का जीना भी मुश्किल कर दिया था। अब वो मजबूर होकर अपनी दादी के घर में जाती है
लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उनके हालात भी बहुत ख़राब हो गए हैं। उसके चाचा और चाचा के बेटे ने उनका जो भी बिजनेस था उन्हें काफ़ी हद तक बर्बाद ही कर दिया है। अब वो वापस उसी घर में आती है जहाँ पर उसकी माँ रहा करती थी, लेकिन पता चलता है कि वो घर बहुत बदल गया है और उसके बहन भाई भी। उसके बहन भाई तो कुल्फी के लालच में आकर सौतेली माँ को ही अपनी असल माँ मानने को तैयार हो गए थे। वो काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम लोग कितने सेल्फिश हो। हम बेचारी के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था तो रोती धोती ग्वानशिक के पास आती है और उससे कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना और पोइट बनना तो दूर की बात, मेरे पास तो रहने का ठिकाना भी नहीं है। एक तरफ ग्वानशिक की दादी जी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, तो वो दोनों फैसला करते हैं कि वो घर से भाग जाएंगे, लेकिन हर वो चीज़ लेकर जाएंगे जिस पर उनका अधिकार बनता है। ग्वानशिक अपने घर से अपनी दादी का बहुत सारा जेवर ले आया था जो कि उनका विरासती था, और इसके साथ साथ एसन ने भी थोड़ा लंबा हाथ मारा था। उसने सारी ज़िंदगी कमा कमा के अपने सौतेले बाप को ही खिलाया था, तो वो वहाँ से बहुत सारे गहने उठा कर ले आती है जिस पर उसका हक बनता था। जाने से पहले वो ग्वानशिक से पूछती है कि क्या तुम तैयार हो, हम यहाँ से निकले तो फिर सारी ज़िंदगी जुड़ कर रहेंगे, क्या तुम पछताओगे तो नहीं। लेकिन वो आगे से कहता है कि इतनी खुशी मुझे आज तक कभी मिली ही नहीं है, मैं जहाँ भी जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और फिर फाइनली वो दोनों वहाँ से भाग ही जाते हैं, लेकिन शिप पर भी पकड़े जाने वाले थे। इतने में वो झूठ बोलते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं, अंडर एज नहीं है, ये कहते हुए वहाँ से भी भाग गए थे। अब वो लोग बुसान पहुँचते हैं, वहाँ पर अपने गहने बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन शॉप वाली को लगता है कि ये लोग चोर हैं, तो वो उनके गहने एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है। वैसे भी वो लोग अंडर एज लग रहे थे, तो अब उनके पास और कोई ठिकाना नहीं था। रात गुजारने के लिए उन्हें एक मोटेल में जाना पड़ता है। वो बताते हैं कि हमारे पास कैश तो नहीं है, आईडी कार्ड, कैश, सारा कुछ हमारा गुम हो गया है, एक रिंग ले लो, हमें यहाँ पर ठहरने दो। लेकिन वहाँ के मालिक बहुत चालाक थे। वो पहले तो गुड कॉप और बैड कॉप की गेम खेलते हैं। लेडी बहुत इनोसेंट दिखाई दे रही थी, और एक कमरे की चाबी भी दे देती है और फ्री में खाना भी देती है, साथ ही साथ सुजो भी देती है, और बोलती है कि बुसान वालों के दिल बहुत बड़े होते हैं, तुम लोग आराम से रहो, जब पैसे मिले तब दे देना, कोई मसला नहीं। लेकिन उनकी किस्मत खराब, बेचारे कभी अपने टापू से बाहर तो निकले नहीं थे, दुनिया की चालाकी को कहाँ जानते थे। सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि उस लेडी ने उनके सारे गहने चुरा लिए हैं, उन्हें शराब पिलाकर। अब बस वो चीखते चिल्लाते ही रह जाते हैं, लेकिन वो लोग तो मानने से ही इनकारी थे। कहते हैं कि हमें क्या पता तुम्हारे पास क्या था, सामान में कुछ था भी नहीं था, हमने तो नहीं देखा। और बस लम्हे में ही दोनों बेचारे सड़क पर आकर बैठ गए थे। जो घर से चुरा कर लाए थे चोरों को मोर पड़ गए थे। लेकिन एसन भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो लोग ऐसा करते हैं कि रात को उनके घर में दोबारा से एंट्री करते हैं। जब सब सो रहे थे तभी वहाँ से चीज़ें उठाने की कोशिश करते हैं, तलाशी करते हैं कि हमारा सामान कहाँ है। अपना तो उन्हें मिलता नहीं है, तो जो भी कैश मिलता है वहाँ से अपना अधिकार समझकर उठाते हुए जा रहे थे कि इतने में एसन को अपनी पिन उनकी बेटी के सिर पर लगी हुई दिखाई देती है। बस वही उतारने के चक्कर में एक कांड हो चुका था। वो सारे लोग उठ जाते हैं और उनको भागते भागते पकड़ ही लेते हैं। एसन तो बहुत बुरी तरह से उनके हत्थे चढ़ गई थी। ग्वानशिक एक रनर था, काफ़ी आगे तक भाग गया था, लेकिन उसे एसन की वजह से लौटना पड़ता है। वो लोग कहते हैं कि या तो इस लड़की पर गिव अप करो या फिर इस पैसे पर जो तुम चुरा कर जा रहे हो, और वो ऐसा कुछ भी चूज़ नहीं करता, वो लड़ने का फैसला करता है। और फिर इन दी एंड उनके इस घर से भागने की स्टोरी का दी एंड पुलिस स्टेशन में जाकर ही होता है, जहाँ पर वो पकड़े जाते हैं। पुलिस वालों से डांट भी खाते हैं कि अंडर एज होकर तुम लोग घर से भाग रहे थे। लेकिन ग्वानशिक इतना पॉजिटिव था और एसन का इतना ख्याल रखता था कि पुलिस वाले को उसे बुक से भी टच नहीं करने देता। बस इतने में वहाँ पर ग्वानशिक की माँ पहुँच जाती है। उसे आते ही अपने बेटे की परवाह नहीं थी, बल्कि आके उससे पूछ रही थी कि तुम जो गहने लेकर गए थे उसमें एक सोने का मेंढक था, वो कहाँ है। पता चलता है कि उनको किसी ने लूट लिया है, तो वो भी उसी बुसान के मोटेल वाली के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। आते जाते ग्राहकों को भी भगाती है और फिर उसके बाद पुलिस वालों को भी बुला लाती है। इन दी एंड बातों के हेर फेर में उसके मुँह से उगलवा ही लेती है कि उसके पास एक सोने का मेंढक है। और बस वो चोरनी अब 10वीं दफ़ा पुलिस स्टेशन में फंस चुकी थी और उन्हें अपने सारे गहने वापस मिल गए थे। लेकिन इसके साथ ही उनको यू टर्न लेना पड़ता है। अपने उसी टापू में वो वापस जाकर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब की बार एसन के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। वो स्कूल से भी निकाली गई थी और तो और उसे उसके परिवार वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमारा तुमने मुंह काला करा दिया है। ग्वानशिक के घर पर भी उसकी बस दादी की ही चलती थी और उन्हें तो एसन और उसकी माँ बहुत नापसंद थे, तो वो तुरंत ही उसकी शादी से इनकार कर देते हैं।
पर यहाँ पर ग्वानशिक की मॉम वो बहुत अच्छा बन रही थी, बार बार कहती हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, उनसे गलती हो गई है, और दादी को समझाने की कोशिश करती हैं और बाकी सबको भी। इसके बाद वो सीधा जाती हैं और एसन को भी समझाने की कोशिश करती हैं। उसे बताती हैं कि ग्वानशिक ने कुछ भी नहीं खाया, उसका बाप उस पर बहुत गुस्सा कर रहा है, उसका खाना पीना बंद कर दिया है। मेरे बस में होता तुम्हारी शादी करा देती, लेकिन हमारे घर पर सिर्फ दादी की चलती है। मेरा बेटा इतना अच्छा रनर है, उसका इतना अच्छा फ्यूचर है, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो अपने इस रिश्ते पर गिव अप कर दो। और एसन बस ग्वानशिक के प्यार में ये सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाती है, जबकि उधर ग्वानशिक वो अपनी दादी की नाराज़गी के बावजूद भी एसन के घर आता है उसका हाथ मांगने के लिए, लेकिन वो स्टोर रूम से चिल्लाती हुई बाहर निकलती है और कहती है कि हमारी कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी। तुम्हारी दादी के जुल्म सहने हैं क्या मैंने सारी ज़िंदगी? मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करती थी, बस यहाँ से जान छुड़ानी थी तो तुम्हारे साथ भागी थी। और इसके साथ ही उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेज दिया जाता है, जो कि एक नाव के कैप्टन के साथ थी। उसकी काफ़ी सारी नाव थी और वो एक अमीर पर्सन था, लेकिन वो पहले से मैरिड था, उम्र में काफ़ी बड़ा था और स्वभाव का एक इंतहाई घटिया इंसान। उसे एक पत्नी नहीं चाहिए थी, बल्कि उसे चाहिए थी एक नौकरानी जो कि उसके बच्चों का और उसकी माँ का ख्याल रख सके। वैसे तो वो खुद को बहुत ओपन माइंडेड कहता था, लेकिन बार बार बातों बातों में बहाने से एसन को घर से भागने का ताना भी दिए जा रहा था और ये भी कहे जा रहा था कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मैं तो बहुत बड़े दिल का हूँ। साथ ही साथ इतना घटिया था कि उसे बार बार ये भी ताना दे रहा था कि अब तुम कुंवारी नहीं रही, तुम तो एक यूज्ड मटेरियल हो, फिर भी मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, ये मेरा बड़ापन है। इतने में ग्वानशिक को भी पता चल जाता है इस सब के बारे में। वो पहुंचता है, उस उल्लू के पट्टे को साइड पर करता है और अपने साथ ले जाता है एसन को। एक खूबसूरत सी फील्ड में खड़े होकर उसे प्रपोज करता है, उसे रिंग पहनाता है, उसे कहता है सब छोड़ो, मेरे साथ चलो, दादी ना माने मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन एसन उससे झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो बंध जाऊंगी, मैं गुर्बत की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, तुम तो सिर्फ अपनी फैमिली के सपोर्ट से हो जहाँ पर हो, मैं इसके साथ रहूंगी तो ये मुझे कॉलेज में पढ़ाएगा, मैं एक राइटर एक पोइट भी बन सकती हूँ, मैं बहुत ऊंची उड़ान भर सकती, ये मुझे सोल भी ले जाएगा, तुम इस वक्त मेरी तरक्की के रास्ते में एक रुकावट बन रहे हो, दैट्स ऑल। वो एक दफ़ा ग्वानशिक का दिल तोड़ देती है, लेकिन बाद में उसकी जो उसने रिंग ठुकरा दी थी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं मिलती। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं एक और सीन। बहुत सालों बाद जब एसन बूढ़ी हो गई थी तो वो दो लड़कियों से बैठी बातें कर रही थी और अपनी कहानी ही सुना रही थी। वो उनको बताती है कि इस सब के बाद ऐसा हुआ था कि ग्वानशिक की मॉम और दादी की ये मिली भगत थी, एक गुड कॉप थी और एक बैड कॉप। इन दोनों ने मिलकर मुझे मैनिपुलेट किया था और उसके बाद ग्वानशिक को उन्होंने शिप में बिठाकर सोल की तरफ भेज दिया था ताकि वो एक अच्छा रनर बन सके और चैंपियनशिप में भी भाग ले। पर ग्वानशिक का ये सब करने को मन नहीं लगता था, उसका मन लगता था तो सिर्फ वहीं पर ही जहाँ पर एसन थी। वो रोता धोता हुआ जा तो रहा था क्योंकि एसन ने उसे वहाँ से जाने को कहा था, जबकि एसन वो अपनी शादी के लिए वेडिंग ड्रेस चूज़ कर रही थी और वहाँ पर वो घटिया इंसान बार बार मीठा खाए जा रहा था और मुँह से आग उगले जा रहा था। उसे नीचा दिखाता है, उससे बुरी जुबान में बात करता है और उसे ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। लेकिन इन दी एंड एसन को अपनी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो पाती। वो फैसला करती है कि इस कमीने से शादी करके एक गधे बन के सारी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। वो उसे छोड़ती है और ग्वानशिक को आवाज़ें लगाती हुई वहाँ से बाहर दौड़ लगा देती हैं। इतने में शिप तो वहाँ से जा चुका था। ग्वानशिक की दादी और उसकी मॉम को तसल्ली थी कि अब इन दोनों की लव स्टोरी को दी एंड लग चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो ग्वानशिक चिल्लाती हुई समुद्र के किनारे उसे आवाज़ें दे रही थी, लेकिन शिप बहुत दूर चला गया था। दादी कहती कि देखो वो चला गया और शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी, इन्हें अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि शिप से कोई पानी में कूद गया था और वो कोई और नहीं बल्कि ग्वानशिक था, जो कि ऐसे तेज़ी से तैरता हुआ अब किनारे की तरफ आ रहा था जैसे वो किसी चैंपियनशिप में भाग ले रहा हो। और अब सारे लोग दादी को कह रहे थे कि ये है ऊपर वाले की मर्जी और अब आपको ये मान लेनी चाहिए। वो आता है और आते ही एसन को हग कर लेता है। ग्वानशिक और एसन एक हो चुके थे अपने पूरे गांव के सामने और ये मंजर एसन की छोटी सिस्टर भी देख रही थी और यही उन गर्ल्स में से एक थी जिसको इस वक्त बूढ़ी एसन ये कहानी सुना रही थी। वो बताती है एसन की बेटी को कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप ये दोनों प्यार में इतने गहरे डूबे हुए थे कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, इनकी शादी तुम्हारी वजह से ही तो हुई है।
और ये भी सारा राज उगल देती है कि इन्होंने एक दफ़ा भागने की भी कोशिश की थी। इन्होंने इतनी शरारतें की हैं कि पूरा टापू इन्हें अच्छे से जानता है। इन्हें तो हिस्ट्री की बुक में भी लिखा जाएगा। रोमियो और जूलियट को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया था। ये सब सुन सुनकर एसन की बेटी काफ़ी शर्मिंदा हो रही थी। और फिर इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि वाकई उसकी एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम उसने किम म्योंग रखा था। वो बहुत क्यूट थी और एसन और ग्वानशिक को लगता था कि जैसे उनकी ज़िंदगी में जो भी कमी थी वो सारी इस बच्ची ने आकर पूरी कर दी है। उन्हें ज़िंदगी बिल्कुल जन्नत की तरह दिखाई देती थी। वो बहुत खुश थे। अब वैसे तो यहाँ पर कहानियों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, लेकिन असल कहानी तो स्टार्ट ही यहाँ से होती है। शादी के बाद ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं रहती जैसा कि फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है। ये ड्रामा रियल लाइफ के बहुत करीब है। और अब बेचारा ग्वानशिक तो सारा दिन कमाने के लिए निकल जाया करता था। वो फिश पकड़ता था और अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करता था। लेकिन यहाँ पर बेचारी एसन वो सारा दिन अपनी सास और दादी सास के जुल्म और ताने ही सहने के लिए बची हुई होती थी। वो लोग चाहती थी कि अभी तक इसने सिर्फ एक बच्ची को जन्म दिया है तो जल्द ही उन्हें पोते की खुशखबरी भी सुनाए, और इसीलिए वो उससे बहुत सारी पूजा भी कराती है। घर के सारे काम भी उसी से कराती थी। वो बेचारी बहुत थक जाती थी। एक दिन वो अपने सौतेले बाप की उसी पत्नी से मिलने के लिए जाती है, जो कि एक्चुअली इतने सारे लोगों को देखने के बाद उसे अंदाज़ा होता है कि इतनी भी बुरी नहीं थी। जुबान की कड़वी ज़रूर थी लेकिन दिल की खोटी नहीं थी। आज वो उसके साथ काफ़ी समय बिताती है क्योंकि वो लोग ये गांव छोड़कर किसी बड़े शहर में रहने के लिए जा रहे थे। वो एसन को तसल्ली देती है कि तुम्हारे बहन भाइयों को मैंने वाकई अपने ही बच्चे मान लिया है। वो भी मुझसे बहुत प्यार और मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम सिर्फ अपनी फैमिली पर तवज्जो रखो। और वहाँ से जाते जाते वो उसे काफ़ी सारे कपड़ों के गिफ्ट भी देती है क्योंकि वो कपड़े और मेकअप का ही कारोबार करती थी। और साथ में एक छोटी सी बाईसाइकिल भी उसे गिफ्ट में देती है उसकी बेटी के लिए। अब इतने सारे गिफ्ट देख कर एक दफ़ा तो उसकी सास खुश हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी दादी और सास ऑर्डर करती हैं कि ये लड़की है, इसे साइकिल चलाने की इजाज़त हम नहीं देंगे, इसलिए इस साइकिल को कबाड़िए में बेच देना। एसन को जो भी मुश्किलात थी वो ग्वानशिक को कुछ भी नहीं बताती थी क्योंकि वो बेचारा सारा दिन पैसे कमाने में लगा रहता था, बहुत मेहनत करता था। थका हारा होता था तो वो उसे घर की टेंशन देना नहीं चाहती थी। और उसे अंदाज़ा भी था और वो उससे कहता भी कि कोई भी मुश्किल है तो मुझे बताओ। वो कहती है मेरे लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए लड़ो। और वो अगले दिन अपनी बेटी के लिए एक और भी नई साइकिल लाकर उसके बाजू में रख देता है और कहता है कि खबरदार जो किसी ने कबाड़िए को देने की कोशिश की, मेरी बेटी ना सिर्फ साइकिल सीखेगी बल्कि बहुत कुछ करेगी। ग्वानशिक अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लिए लड़ने को रेडी था और यही चीज़ एसन को सबसे ज़्यादा खुशी देती थी। अब इसके साथ ही हमें ये भी दिखाते हैं कि जब एसन बूढ़ी थी तो वो एक दिन अपनी बेटी की म्योंग की चीज़ों को संभाल रही थी। उसने बहुत सारे जूते खरीदे हुए थे और वो बड़े शहर में एक अच्छी जगह पर जॉब कर रही थी, मैनेजर बनी हुई थी। लेकिन उसकी लाइफ में अब अपनी टेंशन्स थी। उसका जो बॉयफ्रेंड था वो बहुत ही अमीर फैमिली से था और उसकी जो होने वाली सास थी उसने इंटरव्यू लिया था उससे, जिसके बदले उसने उसे यही बोला था कि तुम घर पर बैठोगी और घर का ख्याल रखोगी। मैनेजर और सीईओ बनने के बाद तुमने क्या करना है, तुम एक प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली हो। लेकिन किम म्योंग को उसकी माँ ने यही सिखाया था कि किसी पर डिपेंड नहीं करना। वो यही जवाब देती है और उसके बाद उसकी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है क्योंकि उसकी अपनी होने वाली सास से नहीं बन रही थी। अब इसी वजह से किम म्योंग का बहुत मूड ख़राब था तो वो एक दफ़ा अपनी माँ से ही झगड़ पड़ती है और कहती है कि मैंने बचपन में बहुत गुर्बत देखी है, इसलिए मैं फजूल खर्ची करती हूँ क्योंकि तब मैं एक एक ड्रेस के लिए तरसती थी। अब जो ड्रेस मुझे पसंद आता है मैं ख़रीद लेती हूँ, महंगे तो नहीं, सस्ते ही सही, लेकिन ढेरों खरीदूंगी। जिस तरह से उसने अपनी माँ को जवाब दिया था एसन का दिल टूट गया था, लेकिन बाद में दिल किम म्योंग का भी टूटा था। वो शर्मिंदा तो हुई थी, अपनी टेंशन में माँ को बहुत कुछ बोल दिया था, पर एसन ने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए लड़ी थी क्योंकि एक दफ़ा उसकी दादी ने उसकी बेटी किम म्योंग को गोताखोर बनाने का फैसला किया था। लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी इस प्रोफेशन में जाए, तो आज उसका लावा फूट ही पड़ता है। वो हर चीज़ उल्टा देती है, बहुत लड़ती है, झगड़ती है, अपनी बेटी की खातिर स्टैंड लेती है और अपनी सास को ये कह देती है कि अगर परिवार में एक गोताखोर का होना ज़रूरी है तो अपनी बेटी को बना दो। इस बात पर उसे थप्पड़ भी पड़ गया था और ऊपर से ग्वानशिक आ गया था। आज उसने अपने सामने लाइव देख लिया था कि उसकी पत्नी के साथ इस घर में होता क्या है। वो उसके लिए स्टैंड लेता है और बोलता है कि अगर आपको ये नापसंद है तो आज के बाद इसका चेहरा आपको देखने नहीं दूंगा। वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला गया था, जबकि उधर बूढ़ी एसन से किम म्योंग पूछ रही थी कि अगर आपको दोबारा लाइफ में मौका मिले, फिर से जवानी मिले, तो क्या आप किसी अमीर शख्स से शादी करेंगी या फिर अपने उसी गरीब पति से। और एसन कहती है कि चाहे मुझे ज़िंदगी जितने भी मौके दे, मैं हर बार ग्वानशिक से ही शादी करूँगी। अब इस टाइम पर जब उनके पास कोई ठिकाना नहीं था तो वो रेंट पर कहीं दूर जाकर रहने लगे थे क्योंकि वहाँ पर भाड़ा बहुत कम था।
ग्वानचिक जब तक अपनी फैमिली का काम करता था मछेरों का, तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेता था, लेकिन अब उसे इस काम से बेदखल कर दिया था। उसे किसी के पास जाकर काम करना होता था, सारा दिन मेहनत करता था, चोटें खाता था, बहुत कम कमा पाता था। लेकिन एटलीस्ट एसन सुखी थी, उसको कोई टेंशन नहीं थी। और इसी बीच वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। किम म्योंग का एक छोटा बहन भाई आने वाला था, लेकिन बेचारी एसन को पता चलता है कि लाइफ की मुश्किलें यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई हैं। उसे ग्वानचिक के बारे में मालूम पड़ता है कि वो किसके पास काम करता है। वो सांगरुक के पास काम करता था, उसी शक्कर खाने वाले ड्रैगन के पास, जो कि उससे दूसरी शादी करने के लिए आया था, लेकिन फिर ठुकराया गया था। अब इस ठुकराने का सारा बदला वो ग्वानचिक से लिया करता था। वो उसे अपनी नाव पर ओवर टाइम कराता था, उसे जख्मी होने देता था, लेकिन वापस हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाया करता था। उसे नीचा दिखाता था और तो उसे छुट्टी तब देता था जब वो थक कर चूर हो जाता था। बेचारा अक्सर खाना भी नहीं खा पाता था, ऐसे ही सो जाता था। एक दफ़ा उसकी बॉडी पर बहुत सारे घाव एसन देख लेती है, उसे शक हो जाता है। इन दी एंड वो कुछ शक्कर लेकर सांगरुक के घर पर जाती है ताकि उसकी पत्नी से बात कर सके, लेकिन पता चलता है कि इशू तो उसकी सोच से भी ज़्यादा ख़राब है। सांगरुक एक गिरा हुआ इंसान है जो कि ग्वानचिक को नीचा भी दिखाता है, उस पर टॉर्चर भी करता है, लेकिन वो ये सारा कुछ अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए सहे जा रहा है, बिल्कुल चुपचाप। तो अब की बार एसन भी फट पड़ती है, दोबारा से अपना पुराना जलवा दिखाती है। एक दफ़ा ज़ोरदार गाली देते हुए सांगरुक को बुलाती है उसकी पूरी टीम के साथ, जहाँ पर वो बादशाह बनकर फिरता था। वो उसे बिल्कुल गली का कुत्ता बना देती है, उसकी इतनी भी इज्जत नहीं छोड़ती, और जाते जाते उसे एक ठोकर भी मार कर जाती है और कहती है कि ग्वानचिक तुम्हारे पास काम नहीं करेगा, हम भूखे मर जाएंगे, तुम्हारा दिया नहीं खाएंगे। ग्वानचिक हमेशा उसकी सपोर्ट बन जाता था और एसन उसकी। ग्वानचिक ने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ फिशेस पकड़ने का ही काम किया था, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन अब उसकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि सांगरुक और उसके रिश्तेदारों की ही वहाँ पर सारी की सारी नाव थी और कोई भी उसे काम नहीं दे रहा था। उसे मजबूरन मजदूरी करनी पड़ती थी, और बस हालात ऐसे ही जा रहे थे कि कभी काम मिलता था तो कभी कई कई दिन के फाके हो जाते थे, काम ही नहीं लगता था। ग्वानचिक खुद तो कोशिश करता था कि कभी भी फारिग ना बैठे, लेकिन जब भी उसकी दिहाड़ी नहीं लगती थी वो बेचारा सारा दिन परेशान बस इधर उधर घूरता रहता था। उसे समझ नहीं आती थी कि करे तो करे क्या। अब ये वो दिन थे जो एसन पर जिंदगी के सबसे मुश्किल आए थे। वो खुद तो कुछ भी सह सकती थी, लेकिन अपने होने वाले बच्चे और अपनी पहले की गिम म्योंग को इस तरह से तड़पते हुए भूख से तो देख नहीं सकती थी। इसलिए उसे मजबूरन अपनी दादी के पास जाना पड़ता है। वो वहाँ जाकर उनसे कुछ कर्जा और पैसा मांगती है, लेकिन उसके चाचू वो साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे अपने हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं, और दादी भी लगता है कि कुछ भी नहीं कर पाएंगी। एक्चुअली उसके जो चाचू का बेटा था उसे जुए की लत लग गई थी, और वो जो भी पैसे थे कहीं हार के आ जाता था। अब एसन तो हर तरफ से निराश हो जाती है। ग्वानचिक भी उसके आंसू देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। फिर एक दिन अचानक से उनके घर पर एसन की दादी आ जाती है और वो उसे कहने लगती है कि मेरे पास मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है जो कि मैंने सबसे बचा कर सेव करके रखी हुई है, और वो अच्छा खासा पैसा था। वो उससे बोलती है कि तुम्हारा बाप मेरा बेटा था और उसका इस विरासत पर हक बनता है। वो तो इस दुनिया में है नहीं, तुम उसकी इकलौती औलाद हो और ये पैसा अब तुम्हें मिलेगा। इसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब एसन की माँ इस दुनिया से जाने वाली थी तो एक दिन पहले उसने अपनी एक सुंदर सी जाकर फोटो बनवाई थी, और वो एसन की दादी से भी मिली थी। उसने कहा था कि मेरी बेटी मेरी तरह से बहुत खुददार है, लेकिन अगर जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आए कि उसे जरूरत आपके दर पर ले आए तो प्लीज उसे खाली हाथ वापस ना लौटाना। उसका अधिकार बनता है आपके बेटे की विरासत पर। एसन ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसकी माँ ने मरने से पहले भी उसके इन दिनों में हेल्प करने का इंतजाम कर दिया था, और ये पैसा इतना था कि उसके थ्रू उसने ग्वानचिक को एक नाव दिला दी थी, और वो अब अपनी नाव का कैप्टन बन जाता है। ये उन सब के लिए बहुत स्पेशल दिन था। वो सबको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, और यहाँ पर ग्वानचिक की माँ और उसकी दादी भी पहुंची हुई थी। वो सभी लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं, और यहाँ पर एसन उनको बहुत बातें भी लगाती है कि देखो आप मुझे बुरा भला कहती थी, मैं ऐसी पत्नी हूँ जिसने अपने पति को नाव दिलाई है। वो उनके सारे तानों का मुंह तोड़ उनको जवाब दे रही थी। वो हमेशा से यही कहा करती थी कि तुम दहेज में कुछ नहीं लेकर आई। बस यही बड़ी खुशियां मनाते मनाते एसन की तबीयत बिगड़ जाती है, और पता चलता है कि ऊपर वाले ने उनको एक बेटा भी दे दिया है। अब वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, और उनके हालात भी दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे थे। अब उसकी सास और दादी का शिकवा भी खत्म होता जा रहा था, जो हमेशा बेटे को लेकर उसे ताने दिया करती थी। एसन के जैसे ही हालात अच्छे हुए थे उसने अपनी सास को चांदी के चम्मच गिफ्ट में दिए थे। तो ये सारा कुछ देखने के बाद उसकी सास की सास उसे कहने लगती है कि देखा तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है और मेरी बहू बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी।
और फिर थोड़े ही दिनों बाद एसन को एक और बात पता चलती है, और वो ये थी कि वो लोग ये भाड़े का घर छोड़कर अपने घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं। ग्वानशिक ने उसे एक सरप्राइज दिया था, अपना घर खरीद लिया था, और वो उसे जैसे ही वो घर दिखाता है तो एसन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये वही घर था जहाँ पर उसकी माँ अपने आखिरी समय में रहा करती थी। ये घर उसके दिल के बहुत करीब था। ये बिकने के लिए खड़ा था तो ग्वानशिक ने खरीद लिया। अब वो बहुत खुश होती है और इस घर को अपने हाथों से सजाती है और अपनी पहली अलमारी भी खरीद लेती है। ये उसका फर्स्ट फर्नीचर का पीस था जो कि बिल्कुल उसका अपना था। और फिर इसी तरह से हालात और दिन अच्छे होते जा रहे थे। उसका एक और भी बेटा पैदा हो जाता है। उसकी दादी और सास अक्सर उसके पास आया करते थे और उसकी बच्चों की केयर भी करते थे। और इसके साथ साथ एसन भी जैसे ही बच्चे बड़े हो रहे थे घर से बाहर निकलने लगी थी। वहाँ पर थोड़े दिनों बाद सरपंच के इलेक्शन थे। अक्सर ही वहाँ पर सरपंच तो सांगरुक ही बनता था, लेकिन अब की बार एसन उसे चैलेंज कर देती है और उसको लगा था कि कहीं ये चैलेंज में जीत ना जाए। अगर ये हार गई तो फिर भी जीत जाएगी, लेकिन अगर ये जीत गई तो मैं तो अपना सब कुछ हार बैठूंगा। तो इसलिए उसने इलेक्शन से पहले ही उसे एक सीट ऑफर कर दी थी और वो थी सरपंच के असिस्टेंट की सीट। और बस इस तरह से एसन का भी मन लगा रहता था। वो इधर उधर वेलफेयर के काम करने के लिए जाती थी और उनकी अक्सर न्यूज़पेपर और पोस्टर्स पर फोटोज भी चमकती थी। अब एक दिन वो लोग एक क्लब पर छापा मारते हैं। यहाँ पर एक लेडी वॉशरूम में जाकर छुप गई थी। एसन और सांगरुक दोनों ही अंदर चेक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन सांगरुक को वो रोक देती है। वो उससे कहने लगता है कि कहीं तुम पछता तो नहीं रही मुझे रिजेक्ट करने के बाद, लेकिन वो नाक पर हाथ रख के अंदर चली जाती है। उसने उसकी कमाल की इंसल्ट कर दी थी, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि सांगरुक की अपनी ही वाइफ थी, जो कि उसके जुल्मों से तुमसे तंग होने के बाद खुद को इंटरटेन करने के लिए ऐसी जगहों पर अक्सर आया करती थी। अगर वो पकड़ी जाती इस तरह से तो सरपंच की क्या इज्जत रह जाती। उसकी तो शायद सांगरुक शक्ल ही बिगाड़ देता। इसी डर की वजह से वो उसे पीछे के रास्ते से भगा देती है और सांगरुक को पता ही नहीं चलने देती। लेकिन एसन को ना सिर्फ उसकी वाइफ पर बल्कि उसके बच्चों पर भी दया आ रही थी, क्योंकि वो एक गिरा हुआ इंसान था। अब उसके बाद एक दिन वो लोग अपनी नाव की डेकोरेशंस कर रहे होते हैं कि यही भरी ग्वानशिक उससे कहता है क्या हो नाव पर। उस जमाने में नाव पर लेडी का चढ़ना अपशगुन माना जाता था और ये कहा जाता था कि ऐसी नाव डूब जाती है। पर वो उससे बोलता है कि मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता और आज तो मैं समुद्र की सैर भी कराऊंगा। वो उसे नाव पर चढ़ा लेता है और कहता है तुम्हें इस पर कदम रखने से कौन रोक सकता है, तुम ही तो इसकी रानी हो। ग्वानशिक एसन से इतना प्यार करता था कि वो उसकी खुशी के लिए जमाने की रस्मों को रिवाजों को भी तोड़ दिया करता था। लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते और फिर एक दिन आता है कि जब एसन अपनी नॉर्मल सी लाइफ गुजार रही थी। उसके छोटे दोनों बच्चे घर पर थे, जबकि गिम म्योंग के बारे में उसे पता चलता है कि उसका बाइसाइकिल से आते हुए एक्सीडेंट हो गया है। वो परेशान हो जाती है और उसका पता मालूम करने के लिए जाती है। उसने जाते जाते साथ वाली आंटी से कहा था कि मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना, लेकिन उसे पता नहीं था वो आंटी सुन नहीं रही थी, बैठे बैठे ही सो गई थी। जब वो वापस लौट कर आती है तो उसे पता चलता है कि उसका छोटा बेटा मिसिंग हो गया है। वो लोग बहुत परेशान होते हैं, जगह जगह जाकर उसे ढूंढते हैं। इधर से समुद्र भी आज बिखरा हुआ था और तूफान आ चुका था और काफी देर तलाश करने के बाद उन्हें उसका बेटा नहीं बल्कि उसकी बॉडी मिलती है। वो तूफान के बीच समुद्र में गिर गया था और बस उसके बाद वहीं खत्म हो गया। ये वो पॉइंट था कि जब एसन और उसकी पूरी फैमिली टूट के रह गई थी। ग्वानशिक ने इतने मुश्किल हालात देखे थे, कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे, लेकिन पहली दफा था कि वो फूट फूट के रोया था और पूरी फैमिली टूट के रह चुकी थी। अपनी माँ के जाने के बाद एसन ने ये दूसरा काम देखा था जो उसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर गया था। उसको कसूरवार मानने लगी थी कि काश वो अपनी छोटी बेटी के पीछे इस तरह से ना जाती या फिर इन दोनों को भी साथ ले जाती। ग्वानशिक खुद को बुरा भला कह रहा था दूसरी साइड पर बैठकर, क्योंकि बेशक उस दिन समुद्र में तूफान आया हुआ था, लेकिन फिर भी वो बंद बांधने के लिए चला गया था। जबकि गिम म्योंग बेचारी वो मन ही मन में खुद को कोस रही थी कि काश मैं उस दिन साइकिल से गिरती ही ना और ना ही मामा इतना परेशान होकर आती। और जो छोटा बेटा था वो बेचारा कह रहा था कि काश मैं थोड़ा सा बड़ा होता और अपने भाई का अच्छे से ख्याल रख सकता। हर कोई मन ही मन में खुद को दोषी कहे जा रहा था, लेकिन फिर क्या करते, अपना गम मिटाकर दोबारा से जिंदगी शुरू करनी थी और दोबारा से काम भी करना था। एसन फिर से काम पर जाती है, मछलियां भी बेचती है और साथ ही साथ कहती है कि समुद्र ये कितना जालिम है। एक तरफ तो मेरी माँ को निगल गया, उसके बाद मेरे बेटे को निगल गया और अब यही हमें मछलियाँ देता है पेट भर भर खाने के लिए। मैं खुद को कैसे संभालूं, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही। लेकिन ऐसे में ग्वानशिक और पूरी फैमिली एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं।
इस मुश्किल समय में एसन कुछ भी नहीं पकाती थी, लेकिन उसका किचन फिर भी फूड आइटम से भरा रहता था क्योंकि गांव वाले उसकी हेल्प करते थे। उसकी जिंदगी में मुश्किल हालात बहुत आए थे, लेकिन अच्छे लोगों की भी कोई कमी नहीं थी। और यही पर हमें ये भी दिखाते हैं कि जब उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, ग्वांची को काम नहीं मिलता था, तो उन दिनों उसके जो लैंडलॉर्ड थे वो चोरी चोरी उसके किचन में थोड़े से एक्स्ट्रा चावल रख जाते थे, इतने कम कि उसे पता भी नहीं चलता था और वो पेट भर के खा भी लेते थे। जब उसके पास भाड़ा नहीं था तो उसके सौतेले बाप की वाइफ उनके लिए 2-3 महीने का भाड़ा देकर एडवांस में ही चली गई थी। ये वो सारे लोग थे जो उसकी सपोर्ट बने हुए थे इस सारे मुश्किल समय में। और फिर बस इसी तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं, वो खुद को संभाल ही लेते हैं क्योंकि जिंदगी तो जीनी ही थी। गिम म्योंग भी अपनी माँ की तरह से बहुत लाइक बनी थी। वो इतनी काबिल थी कि उसका आगे सेउल में एडमिशन हो जाता है। ये खुशी की खबर सुनकर वो लोग तो पागल ही हो जाते हैं। एसन को लगता है कि जो सपने वो खुद पूरे नहीं कर सकी उसकी गिम म्योंग करेगी, और उसको वहाँ एडमिशन कराने के लिए वो लोग अपनी नाव भी बेच देते हैं। और फिर फाइनली वो दिन आता है कि जब उसका सेउल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। वो लोग वहाँ पर खड़े होकर उसकी एंट्रेंस के टाइम पर फोटोज भी बनवाते हैं। ये उनकी जिंदगी के यादगार पल थे। और यही भरी उनकी मुलाकात एक और फैमिली से भी होती है, और उनके बेटे का नाम योंग बम था, और यही आगे चलकर गिम म्योंग का बॉयफ्रेंड भी बनने वाला है। वो जब उनकी फोटोज बनाता है तो इसी बीच उसने गिम म्योंग के अकेले से भी अच्छी सी फोटोज बना ली थी। और ये देखते ही ग्वांची को तो बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं बता रहा हूँ, इस लड़के से मेरी बेटी फासला ही रखे तो बेहतर होगा, मुझे लगता है इसकी नजरें सही नहीं है। लेकिन एसन आगे से हंसने लगती है कि क्या तुम डर रहे हो कि कहीं ये तुम्हारी बेटी को लेकर बुसान ना चला जाए। अब अपनी बेटी का एडमिशन कराने के बाद जब वो वापस आती है तो पता चलता है कि पीछे एक गांव में सरपंच के तौर पर सांगरुक आज भी काम कर रहा था, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुका था। वो गांव वालों का फायदा नहीं देखता था, बल्कि इधर उधर से रिश्वत पकड़कर उनके बहुत से काम रुकवा भी दिया करता था। ऐसे में एसन आती है और एक गाड़ी के आगे लेट जाती है और कहती है कि अगर आप लोग गांव वालों के राइट से खेलना चाहते हैं तो फिर मेरी बॉडी से गुजर कर जाना होगा। और फिर ऐसा करके वो गांव वालों को बचा लेती है। ये वो पॉइंट था कि सारे लोगों ने फैसला किया था कि क्यों ना अब की बारी एसन को ही सरपंच बना दिया जाए, और इसीलिए वो लोग अपनी इलेक्शन कैंपेन भी स्टार्ट कर देते हैं। सांगरुक तो इस काम पर पैसा लगा रहा था, लोगों को बिठाता था, उन्हें खाना खिलाता था, और उसके बाद एसन की बुराइयां करना स्टार्ट कर देता था। उसकी जवानी की बातें भी याद कराता था कि किस तरह से ये बुसान भाग गई थी। ये अच्छे कैरेक्टर की नहीं है, एक लेडी को तुम लोग कैसे सरपंच मान सकते हो। जबकि एसन उसका हस्बैंड ग्वांचिक उसके बिहाफ पर जगह जगह जाकर कैंपेन कर रहा था, लेकिन वो लोग किसी पर भी कीचड़ नहीं उछाल रहे थे। एसन का एक बेटा भी था यून, जो कि इस टाइम पर हाई स्कूल में था। स्कूल से बुलाते हैं तो बहुत खुशी खुशी तैयार होकर स्कूल जाती है, लेकिन वो गिम म्योंग जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी कोई ना कोई शिकायत ही हमेशा मिलती थी, और आज भी ऐसा ही होता है। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छोटी मोटी चीज चुरा लेता है और उसके बाद जाकर उसे बेच देता है। एसन ये सारा कुछ सुनने के बाद बहुत शर्मिंदा होती है और उससे कहती है कि क्या तुम गिम म्योंग जैसे नहीं हो सकते। जबकि उधर गिम म्योंग इस टाइम पर यूनिवर्सिटी में थी और उसके बड़े अच्छे दिन जा रहे थे। इतने में एक गाड़ी में कोई इसे लेने के लिए आता है, और गर्ल्स उसे देखकर गॉसिप्स कर रही थी कि ये वही लड़की है जो कि लगता है अमीरजादों को फंसा लेती है और उनसे डेट करती है। लेकिन एक्चुअली वो इन्हें सारा कुछ जलाने के लिए ही कर रही थी। वो कहीं डेट करने नहीं बल्कि किसी की कोचिंग के लिए जा रही थी। उसे एक अमीर घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक बच्ची मिली थी। जबकि उधर गांव में दिखाते हैं एसन पर कीचड़ उछालते उछालते सांगरुक के खुद के साथ बहुत बुरी हो जाती है। वो किसी के साथ चक्कर चला रहा था और रंगे हाथों पकड़ा जाता है, और वो भी इस तरह से कैंपेन के दिनों में, और बस उसकी इज्जत का तो फालूदा ही हो जाता है। जितना बुरा वो एसन के बारे में बोलता था खुद उसके ऊपर साबित हो चुका था, और बस इसी वजह से उसे अपनी सीट से पीछे हटना पड़ता है। और फाइनली वो दिन आ जाता है कि जब एसन ही सरपंच बनती है, और वो अपने गाँव की पहली मेयर थी। सांगरुक के हालात तो इतने खराब हो चुके थे कि उसकी अपनी पत्नी ही उसे वोट नहीं देना चाहती थी, और वो भी यहाँ पर पहुंची हुई थी जब एसन के सिलेक्ट होने पर सेलिब्रेशंस बनाई जा रही थी वहाँ के मेंबर के तौर पर। अब इन दी एंड एसन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो बहुत खुश थी आज अपनी लाइफ में कुछ अचीव करके, और फिर ग्वांचिक उसे कैरी करता है और अपने साथ ले जाता है। एसन को मिलने के लिए अक्सर ही उसकी मॉम की फ्रेंड्स भी आया करती थी। आज भी वो आंटीज बहुत खुश थी। जबकि उधर गिम म्योंग ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई हुई थी, लेकिन वो बच्ची बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई अमीरजादी थी, और आज तक उसे ट्यूशन पढ़ाने वाला कोई एक भी टीचर टिक नहीं पाया था। पर फिर भी उसकी मॉम ने उसे ठीक ठाक पैसे ऑफर किए थे। वो हैरान थी कि उन्होंने मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया है। तो उसकी माँ कहती है क्योंकि तुम्हारी शक्ल और हुलिया थोड़ा बहुत मेरी बेटी से मिलता है और तुम उम्र में भी उसके करीब हो,
तो तुम ऐसा करो कि तुम उसकी जगह जाकर एग्जाम दोगी। पढ़ाने लिखाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, बस इसे डिग्री मिलनी चाहिए। ये सुनते ही गिम योंग कहने लगती है कि बेशक मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं इस तरह की चीटिंग नहीं कर सकती। वो उसे डराती है और उससे कहने लगती है कि ये गलत बात है, अगर तुम नहीं मानोगी तो बहुत पछताओगी। और फिर जाते जाते उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी ऑफर अभी भी एक्सेप्ट नहीं है तो आज के दिन आई हो, आज के दिन का अपना भाड़ा लेती जाओ। और उसे खुद ही पैसे उठाने को कह देती है। वो वहां से गिनकर पैसे उठाती है और चली जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो बहुत बुरी तरह से फंस जाएगी। उनकी सोसाइटी से निकलने से पहले वो उसके ऊपर डायमंड की रिंग चोरी का इल्जाम डाल देती है और गार्ड उसे पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले करके आ जाता है। अब वो बेचारी पुलिस स्टेशन में भड़की हुई बैठी हुई थी, क्योंकि उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था जो कि उसने की ही नहीं थी। और दूसरी तरफ ग्वानचिक उसे रिसीव करने के लिए उसके यूनिवर्सिटी के करीब वाले स्टॉप पर ही खड़ा हुआ था। यही भरी योंग बॉम भी था, जो कि इस टाइम पर मिलिट्री में जा चुका था। वो उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा था और फिर उससे पूछने लगता है कि तुम क्यों यहाँ पर मेरी बेटी का इंतजार कर रहे हो? कहीं तुम्हारी उस पर बुरी नजर तो नहीं? तुम उसे डेट तो नहीं करना चाहते? ये सुनते ही वो खामोश हो जाता है और फिर उसकी खामोशी में ही जवाब था। ग्वानचिक कहता है, इसका मतलब है तुम दोनों पहले से ही डेट कर रहे हो। योंग बॉम कहता है कि जी हाँ, कर रहे थे। आपकी बेटी ने मुझे डंप कर दिया है, वो मुझे बहुत दफा रिजेक्ट कर चुकी है और 8वीं दफा डंप हुआ हूँ मैं। ये सुनते ही ग्वानचिक बहुत हंसता है, उसे बहुत सेटिस्फेक्शन फील होती है। वो कहता है क्योंकि मेरी बेटी के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, वो बचपन से लेकर अब तक मुझे जो देखती आई है। उधर गिम योंग जिस केस में फंसी हुई थी वहीं पर ही एक लेडी हाउसकीपर के तौर पर काम करती थी। उसे पता चल गया था कि उसने चोरी नहीं की। वो वही वाली डायमंड रिंग उठाती है और कहती है कि अभी के अभी आप कॉल करें और बताएं कि वो लड़की चोर नहीं है, ताकि पुलिस वाले उसे छोड़ दें, वरना मैं ये रिंग बैल्कनी से बाहर फेंक दूंगी। अब उस मालकिन को कॉल करनी ही पड़ती है और फाइनली गिम योंग छूट जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली गिम योंग की जान आज इस वजह से बची थी क्योंकि एसन और ग्वानचिक ने एक अच्छा काम किया था। जब वो लोग बुसान में मोटेल में गए थे तो वहाँ पर एक लेडी आई थी। उसका सामान चोरी होने से पहले ही उन्होंने उसे इन्फॉर्म कर दिया था। इस वजह से उसका बहुत सारा पैसा बच गया था और आज ये वही लेडी है जो वहाँ हाउसकीपर के तौर पर काम कर रही थी। और उसने पहचान लिया था कि गिम योंग की शक्ल बिल्कुल एसन जैसी है और वो बदले के तौर पर उसकी हेल्प करना चाहती थी। अब ग्वानचिक मिलता है अपनी बेटी से। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं और उसके बाद ग्वानचिक वापस लौट जाता है। बेशक गिम योंग बड़ी हो गई थी, लेकिन आज भी उसे उसकी शक्ल में एक छोटी सी बच्ची ही नजर आती थी। उधर एसन के गांव में हाई स्कूल के बाहर स्पोर्ट्स डे चल रहा था। वो वही पेपर पर एक कविता लिख देती है, लेकिन एक दो आंटीज ने देख ली थी। वो बहुत जबरदस्त थी। वो उसे कहती है कि तुम भाग क्यों नहीं लेती कंपटीशन में, और बस उसे पता ही नहीं चलने देती और उसे सबमिट करा देती हैं। थोड़े अरसे बाद एसन को एक बात पता चलती है और वो ये थी कि गिम योंग के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। उसका अब्रॉड में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो वहाँ नहीं जाने का फैसला करती है। लेकिन एसन को पता चल जाता है कि गिम योंग मन ही मन में ये चाहती है, तो एसन ग्वानचिक से बात करती है और वो लोग अपना घर बेचने का फैसला करते हैं। वो हर सपना पूरा करना चाहती थी जो कि एसन नहीं कर सकी थी और आज गिम योंग कर सकती थी। अब वो लोग एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और गिम योंग आंसुओं से भरी हुई अपनी फ्लाइट पर चढ़ जाती है। उसे पता चला था कि उसकी माँ ने उसका सपना पूरा करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। वो भी फैसला करती है कि वो मन लगा के पढ़ेगी और उन्हें बदले में हर खुशी देने की कोशिश करेगी। जबकि उधर हाई स्कूल में वो पोइट्री जो कि एसन ने की थी उसे फर्स्ट प्राइज मिल जाता है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये एसन ये किस क्लास की बच्ची है और इसने अपना रोल नंबर क्यों नहीं लिखा। अब एसन की लाइफ में दोबारा से स्ट्रगल करना स्टार्ट हो चुका था। वो चाहती थी कि एक रेस्टोरेंट खरीदे, लेकिन अब उसके पास इतने पैसे ही नहीं बचे थे। वो बाहर ही एक ठेला लगा लेती है और वहाँ पर अपनी फिश बेचा करती है। बस इसी तरह से दिन गुजरते जा रहे थे और उसका बेटा यून भी बड़ा हो रहा था और उसकी लाइफ में भी एक लड़की आ गई थी जिसका उसे पता था कि उसे चोरी चोरी अपने घर पर भी लेकर आता है और कभी कभी तो उसे अपनी अलमारी में भी छुपा दिया करता था। और फिर जैसे ही वो उस लड़की को एक दिन पकड़ लेते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सांगरुक की ही बेटी है और उस बेचारी पर भी बहुत जुल्म हुआ है और वो दबी दबी सी रहती है। लेकिन इस टाइम तो वो यून की गर्लफ्रेंड है, जबकि गिम योंग भी वापस आकर एक जगह भाड़े पर रह रही थी और वहाँ पर उसके लैंडलॉर्ड की जो बेटी थी एक दिन उसका बॉयफ्रेंड पकड़ा जाने वाला था कि वो उसे इसके कमरे में छुपा देती है और उस बॉयफ्रेंड का नाम चियोंग था। और फिर इन दी एंड वो गिम योंग के कमरे से ही पकड़ा जाता है और लैंडलॉर्ड उसे बहुत डांटता है। अब इसके बाद हमें चियोंग के बारे में दिखाते हैं। एक्चुअली वो एक सिनेमा के बाहर काम करता है पोस्टर्स बनाने का और गिम योंग बेचारी का गुजारा काफी मुश्किल से होता था, तो वो उसे ऑफर करता है और उसे भी वहाँ पर जॉब दिला देता है।
अब वो वहाँ पर टिकट बेचने का एक पार्ट टाइम काम किया करती थी और इसके साथ ही एक दफ़ा वो वहाँ डेट पर भी आई थी अपने बॉयफ्रेंड योंग बॉम के साथ। और फिर उसके बाद जब वो अपने घर की तरफ वापस जा रही थी तो पता चलता है कि उसी एरिया में ही चियोंग भी रहता है। वो इन दोनों को जैसे इकट्ठे देखता है तो काफ़ी जेलस होता है। मन तो उसका कर रहा था कि इनके बीच दरार ही डाल दे, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लड़का इसके लिए फिट नहीं है। योंग बॉम मुझसे कह रहा था कि तुम इस एरिया में क्यों रह रही हो, मैं तुम्हें किसी अच्छे एरिया में शिफ्ट करा देता हूँ, यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं और ना ही यहाँ के नेबर्स सही लग रहे हैं। पर गिम म्योंग उससे इनकार कर देती है और कहती है कि ऐसी बातें ना करो, मैं जहाँ अफोर्ड कर सकती हूँ वहीं रहूँगी। अब टापू पर जगह जगह लोग देख रहे थे कि यून किस तरह से प्यार में पागल हुआ है और आंटियाँ कहने लगती हैं कि इसके माँ बाप कौन सा कम थे, देखो ये बेटा भी उन्हीं पर ही गया है। अब एक दफ़ा गिम म्योंग योंग बॉम के अपार्टमेंट पर जाती है और वहाँ पर उसकी मॉम पहले से ही मौजूद थी। उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है, लेकिन वो उससे खुश नजर नहीं आ रही थी। बार बार उसे ताना देती है और कहती है कि तुम ऐसे ही मुंह उठाकर मेरे बेटे के घर आ जाती हो, ना तुम्हें ठीक से खाना परोसना आता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया क्या। एक्चुअली वो उनके स्टेटस की जो नहीं थी इसीलिए उनकी आंखों में चुभ रही थी। अब उसकी माँ बार बार गिम म्योंग की इंसल्ट करती थी, लेकिन योंग मॉम उनको मना भी नहीं कर पाता था। थोड़ी बहुत चू चू करने की कोशिश तो करता था, लेकिन उनसे डरता बहुत था। गिम म्योंग उससे कहती है कि तुम्हें एक चूज करना पड़ेगा, या तो तुम अच्छे पति बन पाओगे या फिर एक अच्छे बेटे। लेकिन वो कहता है कि मैं कैसे चूज कर सकता हूँ, वो मेरी माँ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो छोड़ तो नहीं सकता था, पर उन्हें कम से कम समझा तो सकता था, जैसे ग्वानचिक ने समझाने की कोशिश की थी। और फिर एक दफ़ा ऐसा होता है कि जब गिम म्योंग काम कर रही थी तो उसकी मुलाकात चियोंग की मॉम से होती है। वो उन्हें एक मूवी का टिकट भी देती है, जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है। उन्होंने पहली दफ़ा सिनेमा में मूवी देखी थी और इसके बदले वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। वो उसे अपने साथ ले जाती है और उनका अपना एक बुक स्टोर था, वहाँ पर उसकी पसंद की बहुत सारी बुक्स उसे दे देती हैं। चियोंग कहता है कि बॉक्स बहुत भारी हो गया, ये कैसे उठाएगी, लेकिन वो बोलती है नहीं, ये तुम उठाओगे। एक जेंटलमैन लड़की को कुछ नहीं उठाने देता। जबकि उधर एसन बेचारी आजकल काफी परेशान नजर आ रही थी। उसे बार बार बुरे बुरे सपने आते थे अपनी गिम म्योंग को लेकर, तो वो बहुत परेशान हो जाती है और जाकर उससे मिलने का फैसला करती है। वो जैसे ही उसके अपार्टमेंट में पहुंचती है तो पता चलता है कि वो बेहोश पड़ी हुई है और वहाँ गैस की लीकेज भी हो चुकी थी। उसने बहुत सारी गैस इनहेल कर ली थी, उसके बाद उसे होश नहीं आ रहा था। एसन को लगता है कि जैसे उसने अपने छोटे बेटे को खो दिया था, शायद आज गिम म्योंग को भी खो देगी। वो बहुत चिल्लाती है और उसका घर तो बहुत ऊपर था। यहाँ तक रेस्क्यू आएगी, उसे लेकर जाएगी, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन इतने में उसे पता चलता है कि चियोंग यहाँ पर आ गया है। वो आता है और उसे जरा भी देरी किए बगैर भागते हुए कैरी करके नीचे लेकर जाता है। इस सारा समय उसे बचपन वाली गिम म्योंग याद आने लगती है। जब भी उसे कोई चोट लगने वाली होती थी वो उसे बचा लेते थे। ग्वानचिक ने और एसन ने उसे बहुत प्यार से पाला था और आज भी बेशक वो बड़ी हो गई थी पर उनके लिए एक छोटी बच्ची की तरह ही थी। तो अब गिम म्योंग के पीछे ही योंग बॉम भी रोता रोता हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसकी वैसे ही बिल्कुल केयर कर रहा था जैसे एसन की ग्वानचिक किया करता था। उसे अपने हाथों से सॉक्स पहना रहा था और सिर्फ इतना ही नहीं, जो चियोंग था वो भी बहुत केयरिंग था और आंटी का ख्याल रख रहा था। योंग बॉम यहाँ पर रोते रोते गिम म्योंग से कह रहा था कि मैंने तुम्हें रिंग दे तो दी है, तुमने एक्सेप्ट भी कर ली है, तो फिर अब अकेली क्यों रहती हो, मुझसे जल्दी से जल्दी शादी कर लो ना। और एसन भी पास खड़ी उनकी सारी बातें क्यूरियोसिटी से सुन रही थी और यहाँ बातों ही बातों में उसे ये भी अंदाजा हो जाता है कि योंग बॉम की मॉम गिम म्योंग को पसंद नहीं करती। वो दोनों आपस में कभी लड़ रहे थे, कभी रो रहे थे, तो कभी सुलह कर रहे थे। लेकिन एसन को तो जैसे ये बात खटक ही जाती है। वो जाती है योंग बॉम के पास और उससे कहती है कि तुम्हारी माँ को मेरी बेटी में क्या कमी नजर आती है, और हाँ इतना मैं बता दूं, मैं भी तुम्हें कोई खास पसंद नहीं करती। अब थोड़े दिनों बाद गिम म्योंग की मुलाकात चियोंग की मॉम से होती है। वो उनसे थोड़ी देर बातें करती है और उसके बाद स्टोर रूम में पड़ी हुई चियोंग के हाथ की बनी हुई एक पेंटिंग भी देख लेती है, जो कि बहुत कमाल की थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि ये पेंटिंग गिम म्योंग की। गिम म्योंग और चियोंग दोनों नेबर्स थे, अक्सर इकट्ठे साथ ही जाया करते थे और बातें भी करते थे। और यही बड़ी बातों ही बातों में हमें अंदाज़ा हो जाता है कि चियोंग उसकी बहुत कदर करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसे अक्सर ये बात रियलाइज़ कराता रहता है कि वो कितनी स्पेशल है। और फिर एक दिन आता है कि जब उन दोनों की आखिरी मुलाकात होती है और उसके बाद चियोंग अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब योंग बॉम और गिम म्योंग दोनों एक दूसरे से अंधा प्यार करते थे और इसी तरह से इकट्ठे समय भी बिता रहे थे और उन्होंने शादी करने का भी फैसला कर लिया था।
गिम योंग की फाइनेंशियल हालत अब बेहतर जा रही थी। वो एक रिप्यूटेड कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रही थी। और बस यही वो दिन थे कि जब उन्होंने अपनी पेरेंट्स मीटिंग कराने का फैसला कर लिया था। लेकिन पहले तो योंग बॉम की फैमिली उनको काफ़ी सारा इंतज़ार कराती है, और उसके बाद जब पहुंचते भी है तो भी जली कटी बातें उसकी मॉम सुनाती ही रहती हैं। कभी बार बार यही कहे जा रही थी कि ये घर कैसे संभालेगी, इसे तो सूप परोसना भी नहीं आता। ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें वो दोनों फैमिलीज इम्बैलेंस दिखाई दे रही थी, और ये बात उसकी मॉम उसकी होने वाली सास बार बार रियलाइज़ कराए जा रही थी। एक दफ़ा तो खाना परोसते हुए वो उसे ताना भी दे देती है कि तुम्हें सलीका बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद एसन और ग्वानशिक के दिल एकदम टूट जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इस घर में हमारी बेटी खुश नहीं रहने वाली। लेकिन फिर भी एसन उठती है और अपनी बेटी को एक साइड पर आराम से बिठा देती है। उसकी जगह खुद ही खाना परोसती है और बोलती है कि मैंने बेटा और बेटी में कभी फ़र्क नहीं किया, इसे नाजों से पाला है, इसे पढ़ाया है, रानी बना कर रखा है, इसलिए इसे इस तरह के काम अभी नहीं आते। योंग बॉम भी कोशिश तो करता था गिम योंग की हेल्प करने की, लेकिन ग्वानशिक के रियलाइज़ कराने के बाद। पर उसकी मॉम का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता था। अब वहां से वापस जाते समय भी गिम योंग उन्हीं के साथ ही थी। यहाँ भी वो बार बार अपने बेटे को कही जा रही थी कि मैं तुम्हारी खुशी की वजह से ये शादी एक्सेप्ट कर रही हूँ, वरना वो लोग हमारे काबिल नहीं और ना ही ये लड़की। गिम योंग को ये सारा कुछ सुनने के बाद दुख तो बहुत होता है, लेकिन वो योंग बॉम से प्यार बहुत करती थी, इसलिए बर्दाश्त कर रही थी। एसन की भी आंखों में आंसू थे और ग्वानशिक भी मजबूर था। वो कहता है कि क्या करें, हमारी बेटी उस लड़के से प्यार करती है, वरना कब का ये रिश्ता तोड़ चुके होते। अब थोड़े ही दिनों बाद वो लेडीज इकट्ठे शॉपिंग के लिए जाती हैं। यहाँ पर एसन को पिंक कलर पसंद आता है, लेकिन गिम योंग की होने वाली सास बार बार उसे पेंडू होने का ताना दिए जा रही थी, और ऐसे मौके पर भी उसका मूड सारा टाइम खराब ही रहता है। उसे देखकर साफ लग रहा था कि किसी भी लम्हे ये शादी तोड़ना चाहती है। अब उसके बाद वो अकेले में एसन से मिलती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें अंदाजा तो हो चुका होगा कि हम दोनों फैमिलीज जोड़ की नहीं हैं, और तुम्हें इतना भी पता चल गया होगा कि मैं तुम्हारी बेटी को लाइक नहीं करती, सिर्फ अपने बेटे के हाथों मजबूर हूँ। और हाँ, तुम्हें साइड पर इसलिए बुलाया है कि तुमसे बात कर सकूं, वरना दिल पर सारी जिंदगी बोझ रहेगा। अभी भी टाइम है, तुम लोग इस शादी से इनकार कर दो। ये बेजोड़ सी शादी है, अगर हुई तो सारी जिंदगी जबरदस्ती निभानी पड़ेगी, वरना फिर टूट जाएगी। एसन ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो इतनी खुली खुली बातें करेंगी। अब थोड़ी देर बाद गिम योंग और योंग बॉम भी पहुंच जाते हैं, और एसन जैसे ही घर वापस पहुंचती है वो गिम योंग से बहुत लड़ती है। कहती है हमारे सामने तो खूब जुबान चलाती हो, उसके सामने क्यों नहीं कुछ बोली थी। जबकि गिम योंग अपने आप को एक साइड पर रखकर अपनी मॉम की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो कहने लगती है कि मामा आप क्यों नहीं कुछ बोली, आप क्यों उनके रोब में आई हुई हैं। इसका मतलब है कि आप योंग बॉम को मुझसे बेहतर समझती है, कि आपकी बेटी किसी से कम है। लेकिन एसन कहती है कि मैं अपनी गरीबी की वजह से खामोश नहीं हूँ, और ना ही तुम्हें कम समझती हूँ, बल्कि इस वजह से थी कि तुम उस लड़के से प्यार करती हो। अब इतना कुछ होने के बाद योंग बॉम ने तो घर बदल ही लिया था, और उसके बाद उसकी मॉम गुस्से से भरी हुई आती है और सारी बातें गिम योंग को सुनाती है। उससे कहने लगती है कि तुम नागिन हो जिसने मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया है। तुम्हारी माँ को भी साफ साफ कह दिया था कि ये शादी ना करो, लेकिन लगता है कि वो अमीर परिवार को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती, इसलिए तो इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है। गिम योंग को इस बारे में पहले पता नहीं था। उसे जैसे ही पता चलता है कि इसने अकेले में जाकर मेरी माँ की इंसल्ट की है, तो अब की बार वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो कहती है कि आंटी आप हद क्रॉस कर रही हैं। वो कहने लगती है अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बदतमीजी करोगी? शादी के कार्ड बांट दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी मैं शादी कैंसिल कर सकती हूँ। वो कहती है आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं ही ये शादी नहीं करूंगी, और याद रखना आपकी तरफ से नहीं मेरी तरफ से ये शादी तोड़ दी जाती है। अब इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब उसने एसन से ये सारी बातें कही थी, तो एसन ने इसके जवाब में कहा था कि ये जो कुछ आप करने जा रही हैं, इससे सबसे ज्यादा अगर किसी का दिल टूटेगा तो वो आपका अपना ही बेटा होने वाला है। और बस इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें पता चलता है कि उनके ब्रेकअप के बाद उन दोनों पर बहुत ही मुश्किल समय आया था। गिम योंग रोती रहती थी और योंग बॉम अक्सर आकर उसे समझाने की, मनाने की, कभी रिक्वेस्ट करने की, कभी हाथ पैर जोड़ने की कोशिश करता था। लेकिन इन दी एंड वो उससे कहने लगती है कि ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं खुद से भी प्यार करती हूँ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मुझे बहुत प्यारी है। और इसी तरह से थोड़े दिनों एक दूसरे को समझाने बुझाने के बाद फाइनली उन लोगों ने रिस्पेक्टफुली ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया था।
योंग मॉम को ये बात समझने में और एक्सेप्ट करने में बहुत देर लग गई थी, लेकिन फिर भी वो जाते जाते उसे हक करता और कहता है कि ज़िंदगी में कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। अब उससे ब्रेकअप करने के बाद गिम योंग बहुत सैड रहती थी, ना अपने खाने पीने पर ध्यान देती थी, ना ही उससे कोई काम हो पाता था। दूसरी तरफ एसन भी जब उसे कॉल करती थी वो उसे ठीक से बात नहीं करती थी। एसन बहुत परेशान थी कि जब ये छोटी बच्ची थी तो हर बात मुझसे शेयर करती थी, अब हर चीज़ अपने दिल में रख लेती है। वो उसके लिए परेशान बैठे हुए थे कि इतने में गिम योंग सरप्राइज देती है। वो वाकई वापस आ गई थी काफ़ी दिनों की छुट्टियां लेकर, और इसी बीच जब उसका दिल टूटा हुआ था तो उसके मॉम डैड उसकी सेवा में लग जाते थे, उसे हंसाने की, उसे खुश करने की, उसका फेवरेट खाना खिलाने की कोशिशों में लगे रहते थे। बस वो यही चाहते थे कि किसी तरह से उसे खुश कर सके, उसका टूटा हुआ दिल जोड़ सके। एक दिन ग्वानचिंग उसे सुबह ही सुबह उठा लेता है और अपने साथ नाव पर ले जाने की बात करता है। वहां से उसे कहता है कि यहाँ से हम सनराइज का नज़ारा देखेंगे। यहाँ पर आने के बाद गिम योंग को रियलाइज़ होता है कि उसका बाप उन्हें पालने के लिए रोज़ाना यहाँ पर इसी तरह से सुबह सुबह काम पर आता था, वो उनके लिए कितनी मेहनत करता था। ग्वानचिंग बचपन से लेकर अब तक उसकी बैक पर खड़ा हुआ था। आज भी उससे कहता है कोई बात नहीं, कोई अच्छा लड़का ना मिले बेशक शादी ही ना करना। ग्वानचिंग की बातें उसे हमेशा से सपोर्ट करती थी, उसके दिल को हील करती थी। आज वो बातों ही बातों में अपने डैड से कह देती है कि अगर मुझे ज़िंदगी दोबारा से चांस दे फिर भी मैं किसी अमीर आदमी की जगह आपकी ही बेटी बनना पसंद करूंगी। ग्वानचिंग के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत अमीर था क्योंकि वो सबका दिल जीत लिया करता था। अब जब वो दोनों बाप बेटी सुबह सुबह घर वापस जा रहे होते हैं तो वहीं पर उन्हें सांग रुक देखता है, और ये देखने के बाद वो कहीं ना कहीं जेलस ज़रूर होता है, क्योंकि जिस तरह का ग्वानचिंग का बॉन्ड अपनी फैमिली से था वैसा उसका कभी भी नहीं था। उसके बच्चे तो उसके पास बैठना भी गवारा नहीं करते थे। अब गिम योंग काफ़ी बेटर हो गई थी। एसन से कहती कि आपको कितनी शर्मिंदगी हुई होगी ना, शादी के कार्ड भी बांट दिए थे और मैंने शादी कैंसिल कर दी। वो बोलती है नहीं, शर्मिंदगी तो तब होती जब तुम वहाँ पर शादी कर लेती, और वैसे भी मुझे पता था कि तुम उधर शादी कभी नहीं करोगी, इसलिए मैंने कार्ड ही नहीं बांटे थे। अब गिम योंग काफ़ी बेटर हो गई थी। उसने सोल वापस जाने का फैसला किया था और जाने से पहले वो अपने मॉम और डैड के लिए गिफ्ट्स भी रख कर जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे उनकी हार्ड लाइफ का अंदाज़ा हो चुका था। जाते जाते उनकी फ्रिज भी क्लीन करके गई थी और घर की बहुत सारी सफाई भी। उधर हमें दिखाते हैं कि एसन की दादी अभी भी जिंदा है, लेकिन उनकी दिमागी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बहुत कम लोगों को पहचानती और उन्हीं में से ये एसन थी, जिसे देखते ही वो कहती है कि ये तो मेरे मरे हुए बेटे की बच्ची है। वो उसे बहुत प्यार से मिलती हैं, पुरानी बातें भी उसे बताती हैं कि किस तरह से बचपन में तुम कितना रोती थी। और एक दफ़ा जब उसका दांत निकलवाने की बारी थी तो ग्वानचिंग भी अपना दांत निकलवाने उन्हीं के ही घर में आ गया था, एसन की सपोर्ट बनकर। एसन उनसे अपने बचपन की बहुत सी बातें सुनती है और उसके बाद दादी कहने लगती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ और तुम मेरा, क्योंकि तुमने भी अपना बच्चा खोया है और मैंने भी। और बस इसी तरह से अपना बहुत सारा दुख सुख बांटने के बाद थोड़े ही दिनों बाद दादी इस दुनिया से चली गई थी। थोड़े दिनों बाद घर में एक स्पेशल दिन था। यून अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी करके वापस आ गया था, लेकिन वो अकेला नहीं था। वो अपने साथ एक डबल धमाकेदार सरप्राइज लेकर आया था, एसन की बहू भी और उसका होने वाला पोता भी। और वही दोनों जो थोड़ी देर पहले उसकी सेवा करने में लगे हुए थे, अब भी उसकी सेवा की तैयारी करते हैं, लेकिन एक झाड़ू के साथ। उधर सोल में हमें दिखाते हैं कि चियोंग भी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस आ गया था, और एक दफ़ा वो एसन को एक बस में चढ़ते हुए देखता है तो उसके पीछे भागता है, उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ से निकल चुकी थी। फिर दिन गुजरते समय नहीं लगता, उनका पोता अब 1 साल का हो गया था। उसकी फर्स्ट बर्थडे थी और वही सोने का मेंढक और किसी की नहीं, इसी बच्चे की किस्मत में था। एसन की सास ने ये उस बच्चे को उसकी फर्स्ट बर्थडे पर गिफ्ट में दे दिया था। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि यून का मिजाज आजकल बहुत लापरवाह हुआ था, जिसकी वजह से ग्वानचिंग उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि पैसे सेव किया करो और किसी ढंग के काम में लगाओ। लेकिन यून पर नया कारोबार करने का और जवानी का नशा चढ़ा हुआ था। वो आज अपने डैड से ही बदतमीजी कर बैठता है और कहता है कि मैं अपने बेटे को तरसाने वाला डैड नहीं बनना चाहता, मैं तो कारोबार करूंगा और देखना चाहा सा पैसा कमाऊंगा। और कहीं ना कहीं उसकी ये बातें ग्वानचिंग को लग जाती हैं। उसने गुर्बत में दिन गुजारे थे, लेकिन सारी जिंदगी बहुत मेहनत की थी और उनका अच्छे से ख्याल भी रखा था, पर फिर भी बच्चे आज लगता है उससे खुश नहीं है। ये सारा कुछ होने के बाद एसन आती है और यून की ठीक ठाक पिटाई भी लगाती है और उससे कहती है कि आंदा बाप से इस तरह बात ना करना। पर यून ने भी दिल में बातें रखी हुई थी। वो कहता है कि आप लोग गिम योंग को ही अपनी बेटी मानते हो ना, बस
मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता। शायद आप लोग मेरे बैक पर खड़े होते तो मैं भी उसी की तरह से पढ़ा लिखा और सक्सेसफुल होता। आज उस बच्चे को देखने के लिए चोरी चोरी उसकी नानी भी वहाँ पर आई हुई थी। वो आती है, उसे प्यार करती है, लेकिन ये बात सिर्फ एसन को ही पता थी। वो उसे कहने लगती है कि मैं खुश हूँ मेरी बेटी की शादी तुम्हारे घर में हुई है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा बेटा भी ग्वानशिक की तरह से मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखे। ये वो दिन चल रहे थे कोरिया में कि जिन दिनों फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, और इन्हीं दिनों गिम म्योंग की भी अच्छी भली चलती हुई कंपनी बंद हो जाती है और वो बेचारी जॉबलेस हो गई थी। जगह जगह जॉब तलाश करने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाती थी। इतने में वो एक दिन थिएटर देखती है तो निराश होकर वही मूवी देखकर खुद को खुश करने की कोशिश करती है। और यहीं पर ही उसके बाजू में चियोंग भी बैठा हुआ था। उन्होंने इकट्ठे ये मूवी देखी थी, उन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ से वापस जाते समय चियोंग को उसके बारे में पता चल जाता है। वो अब की बार ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहता था, वरना फिर पता नहीं कब उसे गिम म्योंग नजर आएगी। वो उस बस के पीछे भागना शुरू कर देता है और भागते भागते पता नहीं कितने स्टॉप बाद वो उस बस को पकड़ ही लेता है। लेकिन जब बस में चढ़ता है तो गिम म्योंग सोई हुई थी। उसकी जब आंख खुलती है तो उसके सामने चियोंग बैठा हुआ था, जिसने अपना मफलर उसके सर के नीचे रखा हुआ था उसे आराम देने के लिए। वो उसे बताता है कि मैंने कब तुम्हें देखा था, इतना अरसा हो गया और उसके बाद आज दूसरी दफा नजर आई। मैं ये चांस हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अब उसके बाद वो दोनों इकट्ठे एक जगह पर खाना खाने के लिए जाते हैं और चियोंग तो बहुत खुश था। उसे जब पता चलता है कि ये सिंगल है, यहाँ पर वो काफी देर बातें करते हैं और उन्होंने थोड़ा बहुत ड्रिंक भी कर लिया था। उसके हाथ पे चोट लगने वाली थी कि वो आकर उसके पास बैठ जाता है और उसका हाथ चेक करता है। फिर ड्रंक होकर कहने लगता है कि मेरे दिल की धड़कनें क्यों तेज हो रही हैं। और गिम म्योंग भी कहती है कि मैं भी क्यों ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ। और बस उसके बाद से उन दोनों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में नए नए डूबे थे और उन्हें देखकर लग रहा था कि ये दोनों इकट्ठे काफी खुश हैं। गिम म्योंग के टूटे दिल को लगता है कि अब फेविकॉल से दोबारा से चियोंग ने जोड़ दिया था। और फिर उसके बाद वो दिन जल्द ही आ जाता है कि वो उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए चाहती है। ग्वानशिक उस पर भी अपना काफी रोब दिखाता है, नजरों ही नजरों में उसे डराने की भगाने की भी कोशिश करता है योंग बॉम की तरह से। लेकिन अब की बार उसने रियलाइज कर लिया था कि ये वो लड़का है जो वाकई उसकी बेटी की केयर करता है, उसकी वैल्यू को पहचानता है। जब वो बाहर जाती थी तो उसके लिए पीछे से कोट लेकर खड़ा हुआ होता था और यहाँ पर उसने इनडायरेक्टली अपने बेटे को कह ही दिया था कि इसे इज्जत से बुलाना, ये तुम्हारा होने वाला जीजा जी है। गिम म्योंग भी कहती है चियोंग से कि कुछ तो मेरा डैड का दिल जीतने की कोशिश करो। और वो आता है और ड्रंक होने के बाद एक रोमांटिक बॉयफ्रेंड के अंदाज में उनके लिए श्रिम्प पील करने की बात करने लगता है। और हर कोई देखकर हंस रहा था कि ये वाकई गिम म्योंग के लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी है। अब उसके बाद रात हो जाती है और ग्वानशिक को तो ये सोच सोच कर नींद ही नहीं आ रही थी कि इसको क्यों नहीं होटल में ठहरा, क्यों अपने घर पर ही रोक लिया है। और वो बार बार लिविंग रूम में जाकर चेक कर रहा था कि कहीं ये गिम म्योंग के कमरे में तो नहीं चला गया। उसके बाद एसन ग्वानशिक को समझाती है और उससे कहती है कि आखिर एक दिन तो इसकी शादी करनी ही है ना, अब इसे जाने दो, कोई बात नहीं। और इसके साथ ही वो चियोंग की मॉम की तरफ से आया हुआ गिफ्ट भी उन्हें दिखाती है। उन्होंने अपने हाथ से बनाकर उनके लिए कुछ स्वीट्स भेजी थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि क्या आप अपनी बेटी को मुझे मेरी बेटी बनाने का मौका देंगी। उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट से गिम म्योंग का हाथ मांगा था कि एसन इनकार कर ही नहीं सकती थी। और फिर फाइनली शादी का दिन आ जाता है। गिम म्योंग काफी खुश दिखाई दे रही थी और सबसे कह रही थी कि किसी ने रोना नहीं है। उसकी शादी की खबर योंग बॉम को भी हो गई थी। वो भी खामोशी से दूर से बैठकर अपनी गाड़ी से ही उसे देख रहा था और बस ठंडी आंखें भर रहा था। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी और वो उस पर्सन के साथ थी जो उसे प्रोटेक्ट कर सकता था, जो उसकी केयर करता था। और फिर ग्वानशिक उसे अपने साथ अपने बाजू में लेकर खड़ा हुआ था। अंदर एंट्री करने से पहले वो गिम म्योंग से कहता है कि अगर अभी भी भाग जाना है तो मेरे साथ चलो, जिंदगी कोई भी ऐसा मोड़ लाए तो वापस मेरे पास आ जाना, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बैक पर खड़ा हूँ। उसने सारी जिंदगी अपनी बेटी की यही तरबियत की थी, खाना पसंद ना आए तो थूक देना, पढ़ाई में मन ना लगे तो वापस आ जाना। और उसकी ये बातें सुनने के बाद गिम म्योंग जो सबको ना रोने का कह रही थी, सबसे ज्यादा फूट फूट के बच्चे की तरह से रो कर अंदर जाती है। ग्वानशिक भी इस शादी पर बहुत रोया था अपनी बेटी को विदा करते हुए और उसकी माँ तो देख देख कर कह रही थी कि अगर मैं भी दूसरी शादी कर लेती तो भी ये इतना ना रोता। पता नहीं इसमें ऐसा क्या आ गया है, आखिर को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना किसी और को सौंपने जा रहा था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि योंग बॉम की माँ ने उसकी शादी अपनी पसंद से कराई थी और वेडिंग फोटो में सिर्फ उसकी माँ ही थी जो स्माइल कर रही थी।
लेकिन ये शायद वो आखिरी दिन था कि जब उसने मुस्कुराया था। उसके बाद से उससे उसका बेटा भी छिन गया था और उसकी सारी खुशियाँ भी। वो जितनी पॉजिटिव थी उतनी ही उसकी बहू उसे जूते की नोक पर रखती थी और यंग बॉम अब की बार उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया था। इसी तरह से वो बूढ़ी हो गई थी। बुढ़ापे में वो बिल्कुल अकेली रह गई थी और यंग बॉम ने कहा था कि माँ, ये आपकी पसंद है, आपने खुद अपने लिए ये लाइफ चूज की और मेरे लिए भी। अब हम दोनों सारी जिंदगी भुगतेंगे। अब किम योंग की शादी की थोड़ी देर बाद योन की लाइफ में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। उसने किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया था। वो फ्रॉड करके भाग गया था। अब वो तो पकड़ा नहीं गया था और उसकी जगह योन ही जेल में पड़ा हुआ था। लेकिन जब उसके मॉम डैड उससे मिलने के लिए आते तो वो जानबूझकर उन्हें हर्ट करके वहां से भेज देता है ताकि वो उसकी बेल कराने के लिए कोई पैसा खर्च ना करे। पर उसने ऐसी बातें की थी कि जिसकी वजह से एसन और ग्वानशिक बेचारे टूट कर रह गए थे। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी जो अपने डैड सांगरुक के पास गई थी कि प्लीज मेरे हस्बैंड की हेल्प करे, वो फ्रॉड नहीं कर सकता। लेकिन सांगरुक ने इनकार कर दिया था कि अपनी मन मर्जी से शादी की अपनी भाई से। वो जाते जाते कह कर जाती है कि सबसे ज्यादा मुझे किम म्योंग से उस वक्त एनवी फील होता है कि उसके पास जिस तरह का डैड है मेरे पास वैसा नहीं है। वो ऐसी बात बोलकर चली गई थी कि जिसके बाद सांगरुक का दिल वाकई टूट गया था। पर ग्वानशिक उसे इस तरह से जेल में तो देख नहीं सकता था। अपनी सबसे पुरानी नाव बेच देता है और उसके बाद खाली हाथ हो जाता है। यून बाहर तो आ गया था और उसके बाद वो बहुत रोता है। उसे इस बात का दुख हुआ था कि उसके डैड ने इतनी प्यारी नाव जो बेच दी थी और उसकी मॉम भी अपनी पकड़ी हुई नहीं बल्कि किसी और से खरीदी हुई स्किट्स को मार्केट में जाकर बेचती थी। उन्हें दोबारा से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ चुकी थी। ग्वानशिक और एसन दोनों ना सिर्फ अच्छे माता पिता थे बल्कि वो बहुत अच्छे सास और ससुर भी थे। और उनकी बहू कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आप लोगों के साथ रह रही हूँ, वरना उसने सारी जिंदगी अपने मॉम और डैड को एक दूसरे से बिल्कुल जुदा जुदा ही देखा था। और फिर एक दिन आता है कि एक मौका पर सांगरुक और ग्वानशिक इकट्ठे बैठे हुए थे। वो जैसे ही अपने इस नवासे को देखता है तो उसका मन करता है छूने को। ग्वानशिक कहता है तुम्हारा ही खून है, चाहो तो छू सकते हो। यून अब काफी सुधर गया था। वो पैसे कमाने की कोशिश करता था मेहनत करके, जगह जगह राइस केक्स भी जाकर बेचता था। और उसका डैड अभी भी अपनी सेविंग से चोरी चोरी उसे सपोर्ट करने की कोशिश करता रहता था। एक दफ़ा वो गहरे समुद्र में जाकर फिशिंग करने की कोशिश कर रहा था कि ग्वानशिक उसके पीछे पीछे जाता है और सांगरुक भी वहाँ पर उसकी हेल्प को पहुँच गया था, क्योंकि आखिर जो भी हो जाए वो ये नहीं चाहता था कि उसकी अपनी ही बेटी विधवा हो जाए। वो एंड टाइम पर बोट रुकवा कर यून को बचा लेते हैं और उसे वापस ले आते हैं। दूसरी तरफ किम म्योंग को दिखाते हैं आजकल वो अपने खुद का बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रही थी। इसमें रिस्क तो था लेकिन फिर भी वो लेना चाहती थी। और एसन उसे किम म्योंग ने एक डायरी गिफ्ट की थी, उसमें उसने दोबारा से पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था। उन लोगों की लाइफ फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रही थी तो यहाँ पर एक दफा ग्वानशिक ने फैसला किया था कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेगा, वो भी जिंदगी के इस हिस्से में। उसने बहुत कुछ बेच दिया था और अपनी सारी की सारी सेविंग्स एक रेस्टोरेंट खरीदने में लगा दी थी, क्योंकि उसे पता चला था कि ये एरिया बहुत ही जल्द डेवलप होने वाला है। दूसरी तरफ हमें सांगरुक को दिखाते हैं, उसे भी काफी बातों का पता चल चुका था और जिंदगी में इस पॉइंट पर आकर पछतावा भी हो रहा था। उसे रियलाइज तो पहले भी था कि उसकी फैमिली उससे चोरी छुपे काफी कुछ करती है, लेकिन उस वक्त जुबान नहीं खोला था क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने बता दिया तो उनके पीछे पर्दा नहीं रहेगा और वो लोग उसे एक एक करके सभी छोड़कर चले जाएंगे। वो अकेले रहने से बहुत डरता था। उधर ग्वानशिक ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, लेकिन अभी तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था और इससे उसकी किस्तें भी नहीं उतर रही थी। ऐसे में किम म्योंग आती है, उनकी हेल्प करती है, उन्हें वापस लेकर जाती है। वो उसे रोकते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों अपनी सेविंग्स इस सब में लगा ली हमें बचाने में। लेकिन वो कहती है क्योंकि मैं बड़ी हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग ना भी कहें फिर भी मुझे लगता है कि मेरे कंधों पर बोझ है। एक दफ़ा तो उसके अपने मॉम डैड से छोटी सी लड़ाई ही हो गई थी, लेकिन वो जाते जाते देखते हैं तो पता चलता है कि उनकी नन्ही सी किम म्योंग अब खुद बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी और उनको यही गुड न्यूज़ देने के लिए आई थी। और फिर उसके बाद वो अपनी एक बच्ची को जन्म देती है और इस टाइम पर जब वो जिंदगी और मौत से लड़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके मॉम और डैड ने क्या कुछ सहा था उसे इस दुनिया में लाने के लिए और उसकी केयर करने के लिए। उसके बाद वो बहुत शर्मिंदा होती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि मैं कभी कभी अपनी औकात भूल जाती थी और आपसे सख्त शब्दों में बात कर जाती थी। उधर फाइनली उनकी लाइफ सेट होती जा रही थी। उनका रेस्टोरेंट भी आहिस्ता आहिस्ता चलना स्टार्ट हो गया था, वहाँ पर काफ़ी सारा काम आ रहा था। और इसके साथ ही सांगरुक ने उनकी काफ़ी हेल्प की थी, क्योंकि वही आदमी जो फ्रॉड करके गया था वो वापस पकड़ा गया था सांगरुक की हेल्प से। और सिर्फ इतना ही नहीं,
उनके रेस्टोरेंट में एक सेलिब्रिटी भी आई थी और उसने उनके खाने की काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन अपने सोशल मीडिया पर कर दी थी। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली इसका और ग्वानचिक का एक डार्क सीक्रेट है, और वो ये था कि एक दफ़ा वो सेलिब्रिटी अपनी ज़िंदगी से तंग आकर अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी कि ग्वानचिक ने उसे बचा लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब मीडिया वाले वहाँ आए थे तो उसका फेस भी कवर कर दिया था, उसको प्रोटेक्ट किया था, और आज उसका बदला चुकाने का टाइम था। और एसन जो शायद ग्वानचिक पर शक करती लेकिन कभी नहीं करेगी क्योंकि वो अपने सारे राज उसे बताया करता था। अब फाइनली आहिस्ता आहिस्ता वो लोग काफ़ी स्टेबल होते जा रहे थे और सांगरुक की दूसरी बेटी की शादी थी, उस पर ग्वानचिक भी गया हुआ था और उससे कहता है कि मुझे पता है तुमने ही उस लड़के को पकड़वा कर मेरे बेटे की हेल्प की थी। फिर एक दिन गिम योंग चियोंग से कहने लगती है कि हमने पियानो के लिए कुछ पैसे सेव कर रखे हैं, क्या वो मैं अपने मॉम डैड पर खर्च कर सकती हूँ। वो बोलता है क्यों नहीं, वो मेरे भी तो पेरेंट्स हैं। और फिर उसके बाद वो अपने मॉम डैड को सोल में बुलाकर उनका अच्छे से चेकअप कराती हैं। और बस इसी बीच उनको एक बैड न्यूज़ मिल जाती है, पता चलता है कि ग्वानचिक को कैंसर है। और ये खबर मिलते ही जैसे वो लोग टूट कर रह जाते हैं। उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए अक्सर येसन उसके साथ जाया करती थी क्योंकि बाकी लोग तो बिजी होते थे, लेट पहुंचते थे, लेकिन ग्वानचिक का दिल टूट जाता था कि इस उम्र में भी येसन इधर उधर भागा दौड़ी कर रही है। और सबसे ज़्यादा तो उसे डर इस चीज़ का लगता था कि जब वो इस दुनिया से चली जाएगी तो बिल्कुल बूढ़ी येसन किसके सहारे जिएगी, कौन उसका दिल लगा कर रखेगा। और बस यही बात वो गिम योंग से भी करता है। रात को उसे अपने पास रोक कर रखता है और उसे सारी रात कहानी भी सुनाता है और ये भी कहता है कि मेरे जाने के बाद अपनी माँ को बोझ ना समझना, उसकी केयर करना, उसका ख्याल रखना, उसका दिल ना कभी तोड़ना। अब उसके बाद ग्वानचिक वापस आ गया था। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन घर पर शांति से गुजारना चाहता था और यहीं पर उसने गिम योंग का टीवी पर इंटरव्यू भी देखा था। उसका बिजनेस बहुत कामयाब जा रहा था, वो एक सक्सेसफुल CEO बन चुकी थी और यहाँ पर वो अपने डैड का भी जिक्र करती है। वो एक ऐसी बेटी थी जिसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया था। इस दुनिया से जाने से पहले ग्वानचिक की एक ही विश थी, वो येसन से कहता है कि मेरे जाने पर रोना ना, तुम रोती हो तो मैं बहुत तड़पता हूँ, मैं तड़पते हुए इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। ग्वानचिक को ये भी दुख था कि उसने येसन को एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं दी, लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं होती, उसने वो हर चीज़ दी जो अनमोल थी, जो येसन को खुश रखती थी। अब एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और येसन उसके सामने खड़ी हुई थी, उसे देखकर स्माइल कर रही होती है और बस उसके बाद ग्वानचिक इस दुनिया से चला जाता है। येसन टूट कर रह गई थी, बचपन से लेकर अब तक बुढ़ापे तक का उसका साथ इस दुनिया से जा चुका था और जाने से पहले उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था। वो हेयर पिन्स लगाती थी तो उसके लिए ढेरों ढेर लेकर रखी हुई थी। किचन के ऊपर वाले कैबिनेट्स खाली कर दिए थे ताकि येसन को दिक्कत ना हो। उन दोनों ने एक अच्छी जिंदगी एक साथ गुजारी थी, एक दूसरे की ढाल बनकर। अब उसके जाने के बाद भी येसन अक्सर पोएट्री करती थी और उसकी बुक्स भी पब्लिश हो रही थी। वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गई थी और वो ओल्ड होम जाती थी वहाँ पर लोगों को लेक्चर देने के लिए। सारे लोग उसे टीचर कहते थे और उसकी बायोग्राफी से इंस्पायर होकर उसकी ये बुक भी पब्लिश कर दी गई थी। और जिसने पब्लिश की थी उसकी शक्ल बिल्कुल उसकी मॉम से मिलती थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी मॉम का ही दूसरा जन्म हो। गिम योंग भी अक्सर मॉम के पास आती थी, उनके साथ समय बिताती थी और यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि आज 70 की होकर भी येसन काफ़ी खुश थी। वो गिम योंग को बताती है कि मैंने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है और मेरी इस आम से ज़िंदगी को ग्वानचिक ने सुंदर बनाया था। और इसके साथ ही वो उसे याद करती है उन्होंने इकट्ठे अमीर होने का, पूरी दुनिया घूमने का ख्वाब देखा था। ये सपने पूरे तो नहीं हो सके लेकिन फिर भी वो ग्वानचिक से खुश थी, सेटिस्फाइड थी। उन्होंने एक परफेक्ट लाइफ गुजारी थी। और बस इसी के साथ ही इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।